Okay, Malik. So good morning. Hopefully everybody is doing good. Okay, हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ और हैप्पी दिवाली. आई नो जो अभी एग्जाम दे रहे हैं नेक्स्ट वीक से उनके लिए अभी दिवाली एंड अदर थिंग्स का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली बहुत सारा एंजॉय करने नहीं मिलेगा. जैसा भी सीन है भाई, ओके इसको दिन है तो हैप्पी विशेष तो रहेगी ना यार. विशेष पे काम करना चाहिए मालिक. दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज अबाउट अमेंडमेंट फॉर द लॉ विच आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020. ओके वो मैं कवर कर रहा हूँ. ऑडिट के अमेंडमेंट का लेक्चर आपको इसके बाद में वापस रिकॉर्ड करूंगा और वो अपडेट हो जाएगा मालिक. तो दोनों अमेंडमेंट आपके कवर हो जाएंगे. सो लॉजिकली अमेंडमेंट पर फोकस करिए एंड काफी कुछ है कवर करने लायक क्योंकि जिसमें से मेजॉरिटी पोर्शन मैंने कवर भी किया हुआ है मालिक. वन ऑफ द पॉइंट इज ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और निधि रूल्स के कॉन्सेप्ट एंड ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इनके मैंने 3 सेपरेट लेक्चर मतलब 3 कॉन्सेप्ट के सेपरेट लेक्चर डाले. ईसीबी पे 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है. ओडीआई का एक ही लेक्चर है और निधि रूल्स का मैंने पूरा कंबाइंड लेक्चर डाला इंक्लूडिंग अमेंडमेंट. तो वो आपको ऑल टुगेदर यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो रिसेंटली अपलोड हुए हैं मालिक. दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल कवर ऑल अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल. इसमें जो शीट मैं यूज कर रहा हूं ये अपने इंस्टीट्यूट ने दी हुई शीट्स है. ये आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज बोर्ड ऑफ नॉलेज पोर्टल पे अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगी जहां पर एकेडमिक अपडेट्स करके आता है उसके अंदर कवर है. और अगर नवंबर 2020 का आरटीपी देखते हो उसके अंदर ये शीट्स कवर है मालिक. ओके उसके अंदर ये सारी कॉन्सेप्ट कवर है. तो ये शीट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. नेवरदलेस ये शीट मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा. वैसे कोई ऐसा शीट मैंने बनाई नहीं है. इंस्टीट्यूट की जैसी शीट है बेयर शीट है वही अपन यूज कर रहे हैं. तो लॉजिकली उसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है ये देख लेते हैं मालिक. तो लेट्स स्टार्ट विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. होपफुली डेफिनेटली मतलब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ये जब आप लेक्चर देखोगे तो एटलीस्ट आपको बैकग्राउंड पूरा नॉलेज होना चाहिए पूरे स्ट्रक्चर का. यानी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका लॉ पढ़ के नहीं हुआ है और आप ये लेक्चर देखोगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिंकेज यहां पर आते जाएंगे. और जब मैं लिंकेज की बात करूंगा बिकॉज मेरे को लेक्चर ये ऐसा तो नहीं होगा पूरा कंटेंट आएगा लेकिन जब मेरे को अमेंडमेंट बताना है तो उसका फ्यू ऑफ द थिंग्स जो उसके लिंक्ड वाले पॉइंट है तो मैं वो बताते जाऊंगा. तो वो जब तक आपको रिकॉल नहीं होंगे तो शायद कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकता है. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा मालिक. सो मालिक लेट्स स्टार्ट विथ ये पर्टिकुलर शीट में दोनों अमेंडमेंट कवर है कंपनी लॉ के भी और इकोनॉमिक लॉ के भी. कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ. तो पहले अपन कंपनी लॉ का अमेंडमेंट कवर कर लेते हैं. ओके यहां पर कंपनी लॉ के अमेंडमेंट में क्या क्या कवरेज है ये देख लेते हैं मालिक. तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी लॉ के जो अमेंडमेंट. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर यहां पर जो अमेंडमेंट कवर है ये 2 अटेम्प्ट के इन्होंने कंबाइन दिए है. यानी मई 20 के लिए जो अमेंडमेंट थे और नवंबर 20 के लिए अमेंडमेंट थे वो दोनों उन्होंने एक एकेडमिक शीट में अपडेट कर दिए. ये इट मे हैपन दैट सर्टेन अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन बैच. यानी जो फेस टू फेस बैचेस हुई है मेरी ओके जैन में फेब में बिफोर कोविड सिचुएशन उसमें ये अमेंडमेंट मैंने इसमें से कुछ अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर कर लिए. तो आप वो थोड़ा सा नोट रखिए. ओके जो ऑलरेडी कवर ठीक है उसको देख के आगे चले जाइए. लेकिन देयर आर मेजर मतलब मेजॉरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स व्हिच आर नॉट कवर्ड व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन डायरेक्टली. ओके तो मैं कुछ चीजें बता दूंगा कि ये भाई अपन कवर कर चुके हैं ये ऑलरेडी कवर है अपने सिलेबस में. ओके कुछ चीजें हैं जो अपने को नया है तो अपन वो देखते हैं आराम से मालिक. तो याद रखना थोड़ा सा किसी के लिए डुप्लीकेशन हो सकता है. डुप्लीकेशन मतलब ऑलरेडी कवर था क्लास में लेकिन वो माइन्यूट चीज है बहुत मेजॉरिटी नहीं है माइन्यूट है वो. तो सबसे पहला जो फोकस है अमेंडमेंट का जो आपके फर्स्ट पेज पे है. ओके पेज नंबर 1 इसकी नंबरिंग इन्होंने दी नहीं है इंस्टीट्यूट ने. ओके तो आपके पहले पेज पे जो कवर है इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सर अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन 149 के पूरे सब सेक्शंस के इसमें अपन ने देख लिया. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने साल तक काम करेगा, क्या रहेगा, कितने साल तक वो पोजीशन रहेगा, सेकंड टर्म के लिए अपॉइंटमेंट करना है तो कैसा रहेगा, कौन से रेजोल्यूशन पास करने होंगे, ये सब अपने क्राइटेरिया पड़े. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कंडीशंस क्या थी. एग्जाम्पल भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं हो सकता है उनको छोड़कर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाकी सब जन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं. ये अपन ने पूरे सेक्शंस में पढ़े थे. अभी एक रूल पास हुआ जिसके अंदर बोला हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सर्टेन कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे एंड वो कंप्लायंसेस क्या है वो अपने को देखना है. मैं एक छोटी सी ब्रीफ बता देता हूं जब तक सेक्शन पढ़ने के. इसमें एक डेटा बैंक बनाया गया है. देयर इज एन इंस्टीट्यूट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड. मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया है. याद रखना आईसीआई नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नहीं, एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करके एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया है जो डेटा बैंक मेंटेन करेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के. जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है उसको अपना नाम उस डेटा बैंक में एनरोल करना पड़ेगा. वो डेटा बैंक में जब अपना नाम एनरोल करके रखेगा तब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन ओके ले सकता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे आ सकता है.
यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, डेटा बैंक में जो नाम देना है उसके उसने क्राइटेरिया दिए है, पीरियड दिए हुए हैं। वो अपना नाम 1 साल तक रख सकता है, वो अपना नाम 5 साल तक रख सकता है, या अपना नाम लाइफ टाइम रख सकता है। सर ये कैसे डिसाइड करेगा? ओके आप डिसाइड करिए, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम, तो आपकी फीस उस हिसाब से डिफाइन होगी। अगर आपको 1 साल बनना है तो आपकी फीस कम है, 5 साल का क्राइटेरिया है तो आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, और लाइफ टाइम है तो फीस ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट से फीस देके आप अपना नाम डेटा बैंक में एंटर करवा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हो गया। और आपको ये नाम डेटा बैंक में जो है वो आपको हर साल मतलब डिपेंडिंग ऑन आपके क्राइटेरिया कैसे है। अगर आपने 1 साल का लिया है तो नेक्स्ट ईयर है, 5 साल है तो 5 साल के बाद है, लाइफ टाइम में तो कोई इशू ही नहीं है, तो आपको है ना रिन्यू करवाना पड़ेगा। मतलब आपको डेटा बैंक में वापस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाके बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा नाम डेटा बैंक में एंटर रखिए, तो वापस वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। रिन्यूअल प्रोसीजर रहेगी। ओके सर, ये क्राइटेरिया किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओनली फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी अगर आप चैप्टर 1 की बात करोगे, चैप्टर 1 में सब एक ही अमेंडमेंट है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटेड है, जिसमें इन्होंने एक एडिशनल पॉइंट डाला कि डेटा बैंक में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है सर, और चीज क्या कवर है इसके अंदर? जैसे ही आपका नाम डेटा बैंक में जाएगा, आपको और एक एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 60% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। ओके, तो ये पास होना जरूरी है। सर ये एग्जामिनेशन कब तक देनी है? जैसे ही आपका नाम डेटा बैंक में आएगा, विद इन 1 ईयर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करनी है। आप कभी भी क्लियर करिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन विद इन 1 ईयर बहुत जरूरी है। यानी आपका अगर 1 ईयर के अंदर आपने एग्जामिनेशन क्लियर नहीं की तो आपका डेटा बैंक से आपका नाम निकाला जाएगा, और अगर डेटा बैंक से नाम निकाला जाएगा तो अल्टीमेटली आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज यू कैन नॉट बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो क्राइटेरिया है सारे के सारे क्राइटेरिया में, क्योंकि क्या है, अगर आपको याद है, एक डिक्लेरेशन अपन देते हैं हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी जिस कंपनी में अपन डायरेक्टर बनाए जाते हैं या बनते हैं, वहां पर अपन एक डिक्लेरेशन देते हैं कि भाई यार मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, ओके, यानी सेक्शन 164 161 वो क्राइटेरिया फुलफिल है मेरे, ये सारे डिक्लेरेशन देते हैं, मेरा डिन है। उसके साथ में ये कंप्लायंस का रूल 6 का भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि रूल 6 मैंने कंप्लाई किया हुआ है, मेरा नाम ऑलरेडी डेटा बैंक में है और मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास की है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है, एक क्राइटेरिया। और उनमें कुछ एग्जामिनेशन की लिस्ट भी दी है इन्होंने कि ये लोगों को एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, तो वो देखेंगे जब अपन पढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ में और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये इन्होंने इंसर्ट कब किया? ये इंसर्ट किया 1 डे ऑफ December 2019। ओके, यानी ये अमेंडमेंट लाया है और इनको इंपैक्ट किया 1 December 2019 को। अब ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पर्सन हु वाज ऑलरेडी ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सम कंपनी 1 December 19 के टाइम पे, जब ये अमेंडमेंट आया, ओके, उसके पहले तो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। उसके लिए क्या, क्योंकि आपने अभी क्या बोला हुआ है, इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो आपको आपका नाम डेटा बैंक में डालना चाहिए। दैट्स इट। सर मैं तो ऑलरेडी हूं, इस केस में क्या करना? तो आपको एक टाइम लिमिट दी हुई है कि कितने दिन में, जिस दिन अमेंडमेंट आया उसके कितने दिन में, कितने महीनों में आपका नाम डेटा बैंक में आना चाहिए, यानी आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। वो भी क्राइटेरिया दिया, लेकिन उसमें बार बार अमेंडमेंट आए हुए हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है जो अमेंडमेंट चैप्टर 1 का है। तो देख लेते मालिक, ओके, चैप्टर 1 के इसमें क्या क्या अपडेट रहेगी मालिक। तो सबसे पहला, ओके, डायरेक्टली मैं रूल 6 पे आ रहा हूं। ये रूल 6 है जो अमेंडमेंट कवर कर रहा है। मैं यूजुअली क्या करूंगा, इसमें ना पंचायती भी दी हुई है। पंचायती मतलब ये ऐसे, ये सब कुछ दिया हुआ है, ये इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है। तो डायरेक्टली अपन अमेंडमेंट की बात करेंगे। ये अमेंडमेंट का सिनेरियो है, ये पर्टिकुलर देख लीजिए। कंप्लायंसेस, और मैं इसमें लिखने वाला हूं, इसमें जो नोट्स बनाने वाला हूं, ये ही शीट मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, तो ताकि क्या होगा, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए, समरी बनाई, तो वो भी आपको अपडेट रहेगी मालिक। Okay, compliance is required by a person eligible and willing to be appointed as an independent director. Every individual who has been appointed as an independent director in a company on the date of commencement of the company's appointment and qualification of director, 5th Amendment Rule 2019, shall within period of 3 months from such commencement. यानी अगर आपको समझ में आ गया, रूल 6 का सब रूल 1 जो है उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए, वो क्या बोलता है कि भाई यार अगर आप ऑलरेडी कोई कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ओके, और ये अमेंडमेंट आया, उसके पहले ऑलरेडी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, 3 महीने के अंदर आपको ये कंप्लाई करना है। यानी 1 December 19 की बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ्स के अंदर आपको ये कंप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके अंदर और अमेंडमेंट आए। अब ये 3 का इन्होंने बाद में लेटर ऑन क्या किया, 5 किया भाई। 5 को वापस उन्होंने डिलीट किया, फिर 7 किया, 7 को वापस डिलीट किया, 10 किया, 10 को डिलीट किया, अब 13 दिया है।
अभी करंटली आप बात करोगे ना तो 13 मंथ्स दिए है, यानी उन्होंने बोला है अगर कोई कंपनी का इंडिपेंडेंट, बिकॉज कोविड सिचुएशन आ गई और ये सारी चीजें इंपैक्ट हो गई है, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, अभी करंटली क्या स्टेटस है, 1 दिसंबर 19 को ये अमेंडमेंट रूल्स आए, आपको वहां से लेकर 13 मंथ्स तक यानी 31 दिसंबर 2020 तक आपको आपका नाम डेटा बैंक में एंटर करवाना है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो ऑलरेडी कोई कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ओके, लेकिन मेक इट श्योर, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको 5, 7 ये 2 दिया ना, ये करंटली ये अभी का अमेंडमेंट है, लेकिन आपके सिलेबस के लिए 7 मंथ्स का क्राइटेरिया ही है, 7 मंथ्स का क्राइटेरिया ही है आपके सिलेबस के लिए। करंटली 13 मंथ्स है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपके एग्जामिनेशन के लिए 7 मंथ्स है। वो आगे कैसे कवर हो रहा है मैं बताता हूं, आगे उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन अभी के लिए 7 मंथ्स का कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। आप 3 मंथ्स भूल जाइए, 7 मंथ्स याद रखिए, इन्होंने इसमें ही कवर किया हुआ है। तो यानी विद इन 7 मंथ्स अगर कोई कंपनी के डायरेक्टर, तो विद इन 7 मंथ्स आपको अपना नाम क्या करना है, देखिए देख लीजिए। और दूसरा सिनारियो क्या बोलते हैं ये लोग, दूसरा सिनारियो, हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी जो पहले नहीं था और अभी चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनूं इन ए कंपनी, आफ्टर सच कमेंसमेंट शैल बिफोर सच अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट होने के पहले, shall before such appointment apply online to the institute, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन ए डेटा बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा बैंक, यानी वो इंस्टीट्यूट डेटा बैंक मेंटेन करेगी for a period of 1 year, 5 year or for his lifetime, and from time to time take steps as specified in sub rule 2 till he continues to hold the office of a independent director of a company। यानी भाई मैंने आपको बताया था कि 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम के लिए वो अपना नाम डेटा बैंक में एंटर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द फीस। तो अगर वो 1 साल के लिए करता है तो उसको वापस रिन्यू कराना होगा, तो सब रूल 2 में उन्होंने क्लियर कट बताया रिन्यू कितने दिन में करवाना चाहिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये पॉइंट है, जिसको डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है कंपलसरी है, बात खत्म, नो डिस्कशन। प्रोवाइडेड दैट एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ए इंडिविजुअल नॉट हैविंग ए डिन, provided that any individual including a individual not having a DIN may voluntarily apply to institute for inclusion his name in data bank। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास डिन ना हो, ओके, और आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, डिन हो या ना हो, और आपको आपका नाम डेटा बैंक में एंटर करवाना है, क्या मैं करवा सकता हूं? आंसर इज यस। एग्जांपल आपकी बात ले लेते हैं, मालिक आपको अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई काम नहीं है, अपने को सीए फाइनल पास होने का, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा नाम डेटा बैंक में रहे, ओके, क्या मैं ये एप्लीकेशन दे सकता हूं? आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरे पास डिन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ये एप्लीकेशन है जिसमें फीस भरी जाती है और डेटा बैंक मेंटेन किया जाता है। तो सर इसमें मेरे को मेन क्या है, खाली 1 साल के अंदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट देना है, बस खत्म हो गया। ओके, काम स्टोरी खत्म, तुम्हारा नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिस्ट में आ जाएगा। डेफिनेटली कोई कंपनी तुम्हें अपॉइंट करनी चाहिए, ये याद रखना, अनलेस अंटिल कंपनी अपॉइंट नहीं करेगी तो तुम्हारा क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो, मतलब तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बनोगे? डेटा बैंक में नाम आ गया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए तुम्हारे कंप्लायंसेस पूरे हो जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट, यानी अगर मैं अभी कोई कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि भाई यार मैं आगे फ्यूचर में बनने वाला हूं, तो मैं आज अपना नाम दे देता हूं डेटा बैंक में, क्या फर्क पड़ रहा है? डेटा बैंक में फीस ही तो भरनी है। हाँ, और एग्जामिनेशन का भी सिनेरियो देखेंगे आगे। सब रूल 2 क्या बोलता है? Every individual whose name has been so included in data bank shall file an application for renewal for a further period of 1 year, 5 year और for lifetime। यानी वो आगे रिन्यू करवा सकता है within a period of 30 days from the date of expiry of period up to which name of the individual was applied for the inclusion in the data bank, failing which the name of such individual shall stand removed from the data bank of the institute। सर याद रखिए, ओके, 30 दिन के अंदर, जैसे ही आपका एक्सपायरी हो गया, डेट ऑफ एक्सपायरी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको वापस रिन्यू करवाना होगा, तो अदरवाइज आपका डेटा बैंक से नाम रिमूव कर दिया जाएगा। सर 1 साल का लिया है, 1 साल के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, 5 साल का लिया, 5 साल के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप रिन्यू करवा लीजिए, बात खत्म, ये डिस्कशन क्लियर कट है। सर व्हाट इफ मैंने लाइफ टाइम लिया है, तो उसके लिए उन्होंने प्रोवाइजो दिया है। तो प्रोवाइजो क्या बोलते हैं? प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज पेड लाइफ टाइम फीस फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन डेटा बैंक, बात खत्म, दैट्स इट। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सब रूल 1, सब रूल 2। सब रूल 3, every independent director shall submit a declaration of compliances of sub rule 1 and sub rule 2 to the board each time he submit the declaration required under subsection 7 of 149। यानी जब वो 149 subsection 7 ये अपन ने पढ़ा हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट में, तब वो डिक्लेरेशन देगा बोर्ड को कि भाई मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हूं, उस टाइम पे ये रूल के कंप्लायंस के भी डिक्लेरेशन उसको देने पड़ेंगे। दैट्स इट, भारत माता की जय। ओके, चौथा, अब एग्जामिनेशन की बात आती है।
Every individual whose name is so included in data bank under rule 1 shall pass an online proficiency self-assessment test conducted by the institute within a period of 1 year from the date of inclusion of his name in the data bank, failing which his name shall stand removed. Okay, यानी ये लोग बोलते हैं विद इन 1 ईयर आपको एक एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी, अगर नहीं करते हो तो भाई ओके आपका नाम निकाला जाएगा। यानी दो चीजों में आपका नाम निकाला जाएगा। पहली चीज आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, अगर आपने लाइफ टाइम नहीं लिया है 1 ईयर और 5 ईयर लिया है तो आपको रिन्यूअल करना होगा, अगर नहीं करते हो 30 दिन के अंदर, डेट ऑफ एक्सपायरी से 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपका नाम निकाला जाएगा। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं देते हो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन योर नेम इज एंटर्ड इन डेटा बैंक, ओके आपका नाम निकाला जाएगा मालिक। लेकिन इसमें एग्जाम्पशन है, वो आपका एग्जाम्पशन का नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। प्रोवाइडेड दैट individual who has served for a period of not less than 10 years as on the date of inclusion of his name in data bank as a director or KMP in a listed public company or in an unlisted public company having paid up share capital of rupees 10 crore or more shall not be required to pass the online examination। यानी ये लोग बोलते हैं अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या आप किसी कंपनी में केएमपी रह रहे हो, कौन सी कंपनी, ओके पहली ये बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, दूसरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है और यहां पर आपने 10 ईयर्स सर्व किए हैं। कितने ईयर सर्व किए? 10 ईयर्स। ओके, यानी आप एज ए डायरेक्टर या आप एज ए केएमपी थे फॉर हाउ मेनी ईयर्स? मिनिमम 10 ईयर्स। ओके, 10 ईयर्स इन आइदर लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वेयर पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन 10 करोड़, तो आपको ये एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं इसमें और एक क्लियर कर दूं भाई, यहां पर ऐसा भी हो सकता है सर, लेट टेक एन एग्जांपल, ओके 10 साल चाहिए मेरे को कंपनीज में, लिस्टेड कंपनी में। अब लिस्टेड कंपनी ए है, लिस्टेड कंपनी बी है, मैं 2010 से लेकर 2015 तक लिस्टेड कंपनी ए में भी डायरेक्टर था और लिस्टेड कंपनी बी में भी डायरेक्टर था, यानी एक ही टाइम पे मैं दोनों जगह डायरेक्टर था। बाकी मैं कोई लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं था 2010 से लेकर 2015 तक, ओके 14 तक, ओके यानी 2010, 11, 12, 13, 14 ये 5 साल में मैं डायरेक्टर था। लेकिन लिस्टेड कंपनी ए, लिस्टेड कंपनी बी दोनों में एक ही टाइम पे डायरेक्टर था, मैं एक ही टाइम पे डायरेक्टर था। तो सर क्या मेरे 10 साल पूरे हो सकते हैं? ओके सो इन्होंने क्लियर कट किया हुआ है रूल्स के अंदर, आंसर इज नो। अगर आप एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर थे, हम उसको एक ही मानेंगे। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ओके एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर थे और लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड के कैटेगरी में आप हम उसको एक ही कैटेगरी मानेंगे, एक ही पर्टिकुलर क्राइटेरिया मानेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है 2010 से लेकर 2014 तक मैं लिस्टेड कंपनी ए में डायरेक्टर था, फिर 2015 से लेकर 2020 तक मैं लिस्टेड कंपनी बी में डायरेक्टर था। क्या मेरे 10 साल पूरे होंगे? आंसर इज यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं बोला एक ही कंपनी में आपको 10 साल निकालना है, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में। अगर 5 साल लिस्टेड कंपनी में थे, 5 साल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिनका 10 करोड़ के ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मालिक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वापस क्लियर कर रहा हूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी 10 साल का क्राइटेरिया पूरा होता है। लेकिन एक ही टाइम पर अगर आप दोनों करोगे तो नहीं होगा। अगले पॉइंट में उन्होंने वो अगले प्रोवाइजो में वही दिया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ 10 years referred to in first proviso any period during which individual was acting as a director or as a KMP in 2 or more companies at the same time shall be counted only once। यानी एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज्यादा कंपनी में अगर आप डायरेक्टर या केएमपी थे, हम उसको एक ही मानेंगे, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो मेरे को बताओ एग्जामिनेशन डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जाम पास होने की जरूरत कब नहीं होगी? अगर उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर और केएमपी। ओके सर क्या सिनारियो में? 2 पॉइंट में, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ का है। मैं वापस इसमें और एक नया अमेंडमेंट आपको मिलेगा जो आगे कवर है, जिसमें मैं अभी लिख लेता हूं। ओके यहां पर उन लोग ने बोला बॉडी कॉर्पोरेट भी जो लिस्टेड है, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लिस्टेड, यानी ये लोग 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। भले इसमें अभी कवर नहीं है, वो आगे के अमेंडमेंट में कवर होगा मालिक, आप वहां पर कवर करेंगे, हम लोग वहां पर देखेंगे मालिक। तो प्लीज डू टेक ए नोट ऑफ इट। यानी और एक इसके अंदर अमेंडमेंट है, जैसे ऊपर का मैंने बोला ना सर, ये 3 साल का, कितने साल का है सर?
ये वाला 3 साल का अभी याद है, 3 महीने का था, 3 महीने का अपन को अभी एग्जामिनेशन में क्या एप्लीकेबल है 7 मंथ्स, और जो अभी करंटली 13 मंथ्स है। ओके, तो 7 मंथ्स वाला सिनारियो है, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट और एक किया है, बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है उनके इसमें भी अगर आप डायरेक्टर या केएमपी सर्व करते हो वो भी हम काउंट में लेंगे 10 ईयर्स के, यानी लाइक आईडीबीआई एंड अदर थिंग्स जो भी है, या नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, ये जो है जो लिस्टेड होंगी लेकिन ओके वो कंपनी नहीं है तो बॉडी कॉर्पोरेट है माना जाएगा। याद रखना बॉडी कॉर्पोरेट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन द कंपनी, दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्लास। नेवरदलेस ये 3 चीजों में उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसके अंदर एक और एक अमेंडमेंट आया था जो मैंने ब्लू कलर में लिख दी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये आगे कवर है अमेंडमेंट में मालिक। ओके उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन करने की कुछ जरूरत नहीं है, वो इग्नोर कर सकते हो आप, ये वाला पोर्शन इग्नोर कर सकते हो, जिसके अंदर खाली मैंने ये बताया कि पास होने के लिए कितना चाहिए, स्कोर नॉट लेस देन 60%। 60% एग्रीगेट में आपको स्कोर चाहिए, 60% से ज्यादा, 60% या 60% से ज्यादा तो आप ये एग्जामिनेशन पास हो, नहीं तो वापस आपको री एग्जामिनेशन देनी पड़ सकती है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके अभी वापस चैप्टर 1 का ही कंटिन्यूएशन अमेंडमेंट चल रहा है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। इफ रिमेंबर सब रूल 1 ओके क्लॉज ए, और याद रख लेना अभी आपको आगे शीट मिलेगी वो ऐसे ही मिलेगी, अगर आप देखोगे तो यहां पर प्रीवियस लॉ पहले दिया है और अमेंडेड लॉ बाद में दिया है, यानी पहले क्या था और अमेंडेड लॉ क्या है। तो इन लोग ने प्रीवियस में 3 मंथ्स लिखा था इफ रिमेंबर, और अब यहां पर 5 मंथ्स दिया है। ओके सर 5 मंथ, आपने तो बोला 7 मंथ, आगे और अमेंडमेंट आया है। मैंने आपको क्या बोला था, पहले 3 दिया, फिर 3 का 5 किया, 5 का 7 किया, 7 का भी 10 है और 13 किया है, ऐसा सिनारियो। और आगे देख लीजिए सब रूल 4 फॉर फर्स्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल हु हैज सर्व्ड पीरियड ब्ला ब्ला ब्ला, अगर आपको याद है उसने कितने साल किए होंगे सर, 10 इयर्स। कौन सी कंपनी में? 3 कंपनी के नाम थे, लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, याद है ना, 2 नाम थे, अब इन्होंने 3 कर दिए, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, एंड बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 3 क्राइटेरिया है, ये अगर आपको ध्यान है तो ये मैंने इसके अंदर कवर कर दिया मालिक, ये वाला सिनारियो। तो ये वाले पॉइंट पे एग्जाम्शन है सर, ये 3 कंपनी का एक्सपीरियंस है, क्या एग्जाम्शन है, आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। और आगे वापस आते हैं, और एक अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो ठीक है बॉडी कॉर्पोरेट कवर है, और एक अगर देखोगे तो यहां पर दिया है रूल 6 में, जहां पर 5 मंथ्स कवर किया था, अब क्या अमेंडेड लॉ क्या है 7 मंथ्स है। यानी अगर आपको देखा जाए तो यहां पर पहले पेज पे मैंने कवर कर लिया है, यहां पर आपको 7 मंथ्स याद रखना है। यानी अगर आप कोई कंपनी के डायरेक्टर हो, 1 दिसंबर 2019 से लेकर 7 महीने के अंदर आपका नाम डेटा बैंक में आना चाहिए। अगर 7 महीने के अंदर आपने डेटा बैंक में नहीं डाला तो प्रॉब्लम होगी एज पर अवर एग्जामिनेशन प्रोसेस। लेकिन करंटली मैंने आपको बताया उसमें और अमेंडमेंट आया और 13 मंथ्स हो गया है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो ये कहानी खत्म हो गई चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 का इट इज मेनली रिलेटेड विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके नाउ वी आर गोइंग विद चैप्टर 2। चैप्टर 2 अपने बुक के हिसाब से चैप्टर 3 है। मैंने चैप्टर 3 कवर किया है मैनेजरल रेम्युनरेशन के बारे में। सर इसमें 2 छोटे छोटे अमेंडमेंट है, दोनों कॉन्सेप्ट समझाने के पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन कौन से कवर है। एक सेक्शन है 203 और एक सेक्शन है 204। 203 किसके लिए कवर करता था? इफ रिमेंबर अपॉइंटमेंट ऑफ, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरल पर्सोनल, आपको केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर एग्जांपल अपन बात करते हैं मैनेजर होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, सीएफओ होना चाहिए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होना चाहिए, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी आपको अपॉइंट करना कंपल्सरी होगा। तो ये 203 सेक्शन था। और 204 था ओके सेक्रेटरियल ऑडिट, कंपल्सरी सेक्रेटरियल ऑडिट, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी जिनको सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी है। तो 203 में सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी जिनको अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी कंपलसरी है, होल टाइम सेक्रेटरी कंपलसरी है। 204 ओके सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी है। तो पहला अमेंडमेंट है 203 का, तो मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूं ओके, उसके बाद ही ये पॉइंट अपडेट होगा। 203 में इन्होंने क्या कवर किया था? अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो ओके, और अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, इन 2 केसेस में आपको केएमपी को कंपल्सरीली अपॉइंट करना पड़ेगा। केएमपी बोला, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोला, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी ये अपॉइंट करना कंपल्सरी था। ये वाला सिनारियो था। और उसके बाद इन्होंने एक क्राइटेरिया और एक दिया था, और एक क्राइटेरिया क्या दिया था? इन्होंने बोला था अगर आप प्राइवेट कंपनी हो और आपका पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ है, तो आपको कंपल्सरी होल टाइम सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, होल टाइम सीएस कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया था। तो जो रेड में मैंने लिखा हुआ है, यहां पर जो रेड में लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने अमेंडमेंट लाया और ये लोग बोलते हैं अभी अगर आप प्राइवेट कंपनी हो और आपका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ही आपको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखने की जरूरत है, बाकी अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके याद रखिए, ओके केएमपी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दिस 2 कंपनीज।
KMP इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दिस टू कंपनी, ये तो क्लियर आया देखो, KMP ओके, CFO एंड दिस वन होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की बात हो रही थी, तो उन्होंने 5 करोड़ की स्लैब को निकालकर एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर शैल हैव होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, ये क्राइटेरिया डाल दिया है। ये आपने पढ़ना चाहिए बस, दैट्स इट। तो याद रखना वो ये एक मेजर अमेंडमेंट है जिसके अंदर अब 5 करोड़ की जगह कितना हो जाएगा मालिक, 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ रहेगा। तो ये 5 करोड़ ना रह के, ब्लू में अपडेट कर देता मालिक, 5 करोड़ ना रह के 10 करोड़ हो जाएगा मालिक। एवरीबडी क्लियर? दैट्स इट। ये है section 203 का अमेंडमेंट। ओके, अब आते हैं सेक्शन 204 पे। सेक्शन 204 पे मेरे ख्याल से सेक्शन 203 का सबको क्लियर हो गया। 204 क्या बोला सेक्शन 204 बोलता है ओके, दो क्लास ऑफ कंपनीज उन्होंने दिए थे सेक्शन 204 में। एक था पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी के लिए था पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़, और एक था टर्नओवर इज मोर देन इक्वल टू 250 करोड़। इनको MR3 में, अगर आपको याद है MR3 ओके, इसके अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरीली करवाना पड़ेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी करवाना पड़ेगा इन दो क्लास ऑफ कंपनी को। ओके, MR3 में सेक्रेटरियल ऑडिट, होल कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से MR3 में ऑडिट करवाना पड़ेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं अपन, कंप्लायंस ऑडिट बोलते हैं। तो सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने और एक अमेंडमेंट क्या लाया, अमेंडमेंट और एक ये आया कि यहां पर इन्होंने और एक कैटेगरी ऑफ कंपनी डाल दिया। वो कौन सी है? ऐसी कंपनी, कोई भी प्राइवेट या पब्लिक, कोई भी ओके। ये पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी, मैं ये लिखना भूल गया, पहले वाले में ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात कर रहे थे ओके। लेकिन जब यहां पर बात आई तीसरे कैटेगरी की, जो रेड में लिख रहा हूं, ये लोग ने बोला हर कंपनी जिसने लोन्स एंड बोरिंग्स लिया है, लोन्स एंड बोरिंग्स लिया हुआ है जो कि 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। यानी जो अमेंडमेंट है वो क्या है, एनी कंपनी लोन्स एंड बोरिंग्स जिसने लिया होगा, लोन्स एंड बोरिंग्स जिसने लिया होगा, कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं ओके, ग्रेटर देन 100 करोड़, उनको इक्वल टू 100 करोड़, इनको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना कंपलसरी है, इनको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना कंपलसरी है। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? दैट्स इट ओके। अगर देखोगे तो रूल 9 ये ब्ला ब्ला छोड़ दीजिए, रूल अपने को सेक्शन 204 को याद करने का है। द वर्ड शैल बी इंसर्ट, क्लॉज बी के बाद क्या डाला हुआ है, एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स और PFI ऑफ 100 करोड़ और मोर। हाँ, ये और बैंक से होना चाहिए ओके, या PFI से होना चाहिए, इनसे लोन लिया होगा तो आपको ये देखा जाएगा। सर ये 100 करोड़ क्राइटेरिया कब का देखेंगे? पिछले साल का। ये पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कब देख रहे थे? पिछले साल का। ये पहले से एक्सप्लेनेशन में कवर्ड ही था ओके, इस साल का नहीं रहेगा। पिछले साल के बैलेंस शीट में जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसके हिसाब से आपको अगले साल में सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा मालिक। ये पॉइंट ध्यान रखना। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? यही एक अमेंडमेंट है, यानी इस पेज पे जो मैंने किया वो दोनों रेड में जो लिखा है वो अमेंडेड पोर्शन है मालिक ओके। तो जो ब्लू वाला पोर्शन है ओके, ये अपना ऑलरेडी कवर्ड है, ब्लू वाले में, रेड वाले में अमेंडमेंट किया हुआ है मालिक। एवरीबॉडी डन दिस? ये हो गया मैनेजरल रेम्युनरेशन के चैप्टर की कहानी। तो मैनेजरल रेम्युनरेशन में आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा और कुछ आपको याद रखने की जरूरत है एज ए अमेंडमेंट पोर्शन में मालिक। बाकी आपका जो अमेंडमेंट मतलब शेड्यूल एंड अदर थिंग्स है वो ऑलरेडी अमेंडेड कवर्ड है आपके सिलेबस में, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैनेजरल रेम्युनरेशन के कैलकुलेशन इन केस ऑफ लॉसेस, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है, मैनेजरल रेम्युनरेशन का कैलकुलेशन इन केस ऑफ लॉसेस। मिनिमम मैनेजरल रेम्युनरेशन क्या मिलेगा, ये कैलकुलेशन अपन ने कवर किया मालिक। एवरीबॉडी भारत माता की जय। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपका एक्सप्लेनेशन कब रहेगा। अब आते हैं अपने चैप्टर 3 की तरफ, और जो अपना बुक का चैप्टर 2 है, बोर्ड मीटिंग्स का कॉन्सेप्ट। अब सर यहां पर मेनली मेजर चेंजेस क्या है, सेक्शन 188 में चेंज है। नाउ सेक्शन 188 को थोड़ा सा याद करते हैं मालिक। सेक्शन 188 में क्या क्या दिया हुआ है? इफ रिमेंबर सेक्शन 188 में मैं इधर लिख रहा हूं मालिक, सेक्शन 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात की हुई है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इन लोग ने 6 तरह के ट्रांजैक्शन कवर किए हैं। ट्रांजैक्शन 6 तरह के कौन से हैं? ट्रांजैक्शन 6 तरह के कौन से हैं? मैं लिख रहा हूं सारे ट्रांजैक्शन, 6 तरह के कौन से ट्रांजैक्शन है वो पहले देख लीजिए मालिक। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, यानी गुड्स और मटेरियल्स की बात की जाती है। दूसरा पॉइंट है परचेज और सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी ओके। तीसरा पॉइंट है लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, लीज के सिनारी में। चौथा पॉइंट है सर्विसेज दी गई है रिलेटेड पार्टी के साथ में। पांचवा और छठा पॉइंट है, पांचवा आपके लिए प्लेस ऑफ प्रॉफिट है, प्लेस ऑफ प्रॉफिट है। और लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका अंडर राइटिंग अरेंजमेंट, अंडर राइटिंग अरेंजमेंट। भारत माता की जय।
ये 6 क्या पॉइंट है मैं आपको ब्रीफ में वापस याद दिला देता हूं। ओके, ये 6 पॉइंट ऐसे थे। सेक्शन 188 बोलता है अगर आपके कंपनी ये 6 ट्रांजैक्शन आपके कोई रिलेटेड पार्टी के साथ करती है तो आपको सेक्शन 188 को कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी ओके ये 6 ट्रांजैक्शन आपके रिलेटेड पार्टी के साथ में करती है, यानी आपके कोई रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन अपन ने ऑलरेडी कवर किया है कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। अगर ये 6 क्राइटेरिया वो आपके रिलेटेड पार्टी के साथ किए जाते हैं तो आपको ये सारा का सारा ओके कंप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 188 को। सेक्शन 188 के कंप्लायंस में क्या था? सेक्शन 188 के कंप्लायंस में 3 अप्रूवल चाहिए थे। मेनली मैं डायरेक्टली डिस्कशन कर रहा हूं अप्रूवल के ऊपर। 3 अप्रूवल क्या क्या थे? सबसे पहले ओके अप्रूवल क्या चाहिए, मैं इधर लिख रहा हूं। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, ऑडिट कमिटी का अप्रूवल आना चाहिए, और साथ में ओआर लगेगा इफ लिमिट्स आर क्रॉस। अगर लिमिट्स के ऊपर है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में लगेगा। 3 अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी। बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए, ऑडिट कमिटी अप्रूवल चाहिए और ओआर चाहिए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी के साथ आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है, आपके ये 6 में से आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म लेंथ मतलब अपने डिस्कस किया हुआ क्लास में, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है तो आपको कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट ऑडिट कमिटी अप्रूवल। ऑडिट कमिटी अप्रूवल तो आपको एट एनी पॉइंट लगेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए, ये दिमाग में रखिए। लेकिन अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। खाली इतना था कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए योर पर्टिकुलर क्राइटेरिया वाज लिमिट्स आर डिफाइंड। जब तक आप लिमिट्स के ऊपर नहीं जाते तब तक ओआर पास करने की जरूरत नहीं थी मालिक। तो लिमिट्स क्या थे? तो लिमिट्स रूल्स में दिए थे, और लिमिट्स शायद आपको याद आए। मैं आपको अभी यहां पर लिखने के लिए पॉइंट एकदम क्लियर रखता हूं। आपको लिमिट्स याद आए तो लिमिट्स ऐसा था, गुड्स और ए के लिए लिमिट जो था वो 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़। बी के लिए था 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़, ये था विच एवर इज लोअर। सी के लिए था 10% ऑफ टर्नओवर और 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। और डी के लिए था 10% ऑफ टर्नओवर और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। ई के लिए 2,50,000 था, ई के लिए लिमिट 2,50,000 थी। और ई क्या था सर? इट प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मतलब मैं किसी को अपने ऑफिस में अपॉइंटमेंट दिलवाता हूं एज ए डायरेक्टर, एज ए मैनेजर, जो भी अपॉइंटमेंट दिलवाता हूं उसके लिए मैक्सिमम लिमिट 2,50,000 है, तो 2,50,000 का पॉइंट था। और अंडर राइटर के लिए 1% की स्लैब थे, 1% का स्लैब डिफाइंड था। अब मैं आपको यह दिला दूं सर, अमेंडमेंट है किसमें? अमेंडमेंट है आपके ए बी सी डी में। ओके यानी ए को देखना होगा, बी को देखना होगा, सी को देखना होगा, डी को देखना होगा। मैं वापस बता दूं सर, ये स्लैब क्या थे? ये स्लैब देखो, हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है, बात खत्म। हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का ऑडिट कमिटी अप्रूवल होना जरूरी है, बात खत्म। ठीक है, ये क्लियर रखो। अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है तो बोर्ड रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, खाली ऑडिट कमिटी अप्रूवल चाहिए। लेकिन एज्यूम करते हैं आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है तो बोर्ड रिजोल्यूशन प्लस ऑडिट कमिटी अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अब है कि क्या ये मैटर जनरल मीटिंग में जाएगा? तो रूल में डिफाइन किया है कि अगर ये स्लैब, ये जो स्लैब दिए हुए, मैंने आपको स्लैब दिखाया है ओके यानी 10% एंड अदर थिंग्स, वो स्लैब दिखाया लास्ट में जो लिखे हुए हैं, अगर इसके ऊपर है तो ओआर भी पास करना पड़ेगा। यानी अगर इस स्लैब के ऊपर गया तो ओआर भी लगेगा। लेकिन अगर स्लैब के नीचे है तो सिर्फ 2 अप्रूवल लगेंगे, एक है बोर्ड रिजोल्यूशन यानी बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लगेगा, और दूसरा ऑडिट कमिटी का अप्रूवल लगेगा, बस दैट्स इट। ये लॉजिक क्लियर है मालिक? अब ये क्लियर था, ये लिमिट्स मतलब क्या है? ये लिमिट्स ओआर के लिए है, ओआर चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन लोग ने लिमिट्स में मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई क्या किया है? इन्होंने बोला है भाई ओके जिधर 100 करोड़ है वो तो उड़ाई दो। यानी ये लोग ने बोला अब यहां पर ओके विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। 10% ऑफ टर्नओवर ए में, बी में 10% ऑफ नेटवर्थ 100 करोड़ उड़ा दो। यानी अब लिमिट्स क्या होगी? 10% ऑफ टर्नओवर फॉर गुड्स एंड मटेरियल्स, 10% ऑफ नेटवर्थ फॉर प्रॉपर्टी। लीज में क्या था मालूम क्या? 10% ऑफ टर्नओवर और 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़, ऐसे 3 क्राइटेरिया थे। इसमें से इन्होंने 10% ऑफ नेटवर्थ और 100 करोड़ ये दोनों उड़ा दिया है। यानी अब ये खाली अगर बी सी की बात करें, लीजिंग में इट इज 10% ऑफ टर्नओवर, दैट्स इट, ये लिमिट रहेगी। और डी में 10% ऑफ टर्नओवर रहेगा और यहां पर 50 करोड़ उड़ा दिया गया है, दैट्स इट। ये अमेंडेड लॉ में लिखा है। अगर आप देखोगे यहां पर ओके और 100 करोड़ और मोर विच एवर इज लोअर, फर्स्ट एंड सेकंड में उड़ा दिया। फर्स्ट एंड सेकंड मतलब मेरा ए एंड बी है ओके। अगर देखोगे थर्ड में इन्होंने क्या किया? अमाउंटिंग टू 10% और मोर और नेटवर्थ ब्ला 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 ओके और ₹100 करोड़, ये लीज के लिए था, ये लीज के लिए है
लीज के लिए। तो इन लोग ने क्या बोला अभी, खाली 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, 10% और अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यही याद रखना है, 10% और मोर। ओके, यानी 10% या 10% के ऊपर गए तो ही आपको अप्रूवल लगेगा, 10% के नीचे है तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यानी दिस इज द ओनली मेजर अमेंडमेंट। ई और एफ में कोई चेंज नहीं है, ई और एफ में कोई चेंज नहीं है। 2.5 लाख ओके आपका रहेगा और 1% ऑफ नेटवर्थ वही रहेगा अंडरराइटिंग के लिए, दैट्स इट। ओके तो आपका सेक्शन 188 का ये एक मेजर अमेंडमेंट रहा है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये समझ गया होगा। यानी अब अगर आपको समझना जरूरी है कि सर ये क्राइटेरिया क्या था, ओके पहले 100 करोड़ वाज द लिमिट, मतलब एक विच एवर इज लोअर डिफाइन किया जाता था। तो अगर 10% अगर वो 1000 करोड़ होता था, हम सिर्फ 100 करोड़ तक लेते थे और उसके बाद ओवर जाना पड़ता था। अब क्या होगा, ओके इन्होंने बोला 100 करोड़ को निकाल ही दो, 10% ऑफ टर्नओवर करो, अगर उतना है क्राइटेरिया बैठा दो और उसके हिसाब से अप्रूवल लेने की कोशिश करो। 10% या 10% के ऊपर गया तो अप्रूवल लो, 10% के नीचे है तो अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। किसका? ओआर का। बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल लगने ही वाला है आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लिमिट्स की डिफाइन नहीं है। ओके तो बोर्ड रिजोल्यूशन कब पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली इफ इट इज एन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, लेकिन ऑडिट कमिटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल से ये कहानी क्लियर है। ये अप्रूवल के लिए हम लोग ने ये अमेंडमेंट कवर किए हैं। यानी इस केसेस में अगर अप्रूवल चाहिए तो आपको लिमिट्स ध्यान रखनी होगी, 10% का ही कॉन्सेप्ट आने वाला है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ओके ये होने के बाद और एक अमेंडमेंट चैप्टर 2 में ही कवर कर रहे हैं। अपना चैप्टर 2 है, मॉड्यूल के चैप्टर 3 है, अपन ने उसको सीक्वेंशियली पहले बोर्ड मीटिंग कवर किया था। ओके अब अपने लिए पोर्शन यह आता है कि भाई यार मीटिंग ऑफ बोर्ड और इट पावर्स, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कोरम का, और कोरम के साथ ये भी कॉन्सेप्ट था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग क्या बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोर्ड मीटिंग अटेंड करना कोई मुश्किल नहीं यार, मतलब वो ना नहीं है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हो। लेकिन 5 चीजों में बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड नहीं हो सकती फॉर काउंटिंग द पर्पस ऑफ कोरम। 5 चीजें कौन सी थी, शायद आपको याद आए। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना, दूसरा सिनारियो आपके लिए था बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करवाना, तीसरा था ऑडिट कमेटी की मीटिंग, चौथा प्रोस्पेक्टस इशू करवाना, और पांचवा मर्जर एमालगमेशन डीमर्जर। इनके लिए फिजिकल मीटिंग कंपलसरी थी और फिजिकल मीटिंग का कोरम, फिजिकल कोरम आना जरूरी था। उसके बाद को वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकता है तो कर दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अगर आपको याद होगा ये 5 चीजों के लिए, मैं 5 चीजें लिख लेता हूं एक बार। 5 चीजें क्या क्या थी मालिक? 5 चीजें क्या क्या थी, एक सेकेंड ना मालिक। 5 चीजें क्या क्या थी? सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना, दूसरा बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना, तीसरा प्रोस्पेक्टस इशू करना, चौथा ऑडिट कमेटी की मीटिंग का पॉइंट, ओके अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी, एंड लास्ट पॉइंट इज मर्जर अमैलगमेशन एंड सो ऑन। क्या दिया हुआ है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। इसमें क्या था, अगर ये मीटिंग, जिस मीटिंग में ये डिस्कशन होने वाला है, जिस मीटिंग में ये डिस्कशन होने वाला है, अगर फिजिकल कोरम आता है, फिजिकल कोरम आ जाता है, कोरम आ जाता है, तो आप इस बाकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। लेकिन अगर फिजिकल कोरम नहीं आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पीपल जो अटेंड कर रहे हैं वो कोरम के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। ये अपने क्लियरली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यानी आपको ये सारे के सारे आइटम फिजिकल मीटिंग में ही डिस्कस करने हैं। ओके अभी आपको ऑलरेडी समझ चुका है, कोविड आया है एंड अदर थिंग्स चल रहा है। ओके कोविड की वजह से फिजिकल मीटिंग पॉसिबल नहीं थी और इसीलिए एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट ये था कि ये सारे आइटम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के कोरम के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। यानी ये सारे के सारे आइटम वी कैन डिस्कस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बेटर ऑप्शन, लॉजिक भी सिंपल है। तो उन्होंने वही बोला है। और ये वीडियो कब तक दिया हुआ पीरियड, 30 जून 2020 तक दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें वापस अमेंडमेंट किया है इंस्टीट्यूट, मतलब अपने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, और ये अब 31 दिसंबर 2020 तक है। हाँ डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में इन लोग ने 30 जून 2020 दिया है, लेकिन रियलिस्टिक अगर देखोगे 31 दिसंबर तक इन लोग ने ये फिजिकल मीटिंग को अवॉइड करने बोला हुआ है। यानी ये लोग बोलते हैं 31 दिसंबर तक तुम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल करना है करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी ये 5 चीजें परमिटेड है, ये 5 चीजें परमिसेबल है, दैट्स इट। यानी अगर ये इसमें कोई भी फिजिकली मिला नहीं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और उसके थ्रू ये मैटर डिस्कस कर रहे हैं, नो इशू, गो हेड, दैट्स इट। ये आपका दूसरा अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 2। ओके ये वाला मेरे ख्याल से ये क्लियर है मालिक। और तीसरा सिनेरियो, अगर आपको याद था सेक्शन 188 में कुछ एग्जम्पशन की लिस्ट दी थी,
वो एग्जाम्शन की लिस्ट, अब इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है मैंने हाईलाइट नहीं किया, रेड से कर देता हूं। ये अमेंडमेंट है कि नाउ वीडियो कॉन्फ्रेंस है 30 जून तक दिस मैटर कैन बी डिस्कस्ड विदाउट फिजिकल कोरम। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया, ये हो गया। अब सेक्शन 188 में क्या था? सेक्शन 188 में एग्जाम्शन में दो एग्जाम्शन मेरे मेन हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं। एक ये था कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी किसी और गवर्नमेंट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसको सेक्शन 188 अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी भले ही रिलेटेड पार्टी होने दो, ओके, सेक्शन 188 के परव्यू में नहीं आएंगे बिकॉज दे आर गवर्नमेंट कंपनी। तो इन लोग ने इस चीज का स्कोप बढ़ा दिया है, ओके। और एक चीज ये थी, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ओके, और वो लिस्टेड नहीं है, ओके, नॉट ए लिस्टेड कंपनी, अगर वो कोई ट्रांजैक्शन कर रही है विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूवल लेके कर रही है तो उनको सेक्शन 188 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दो कॉन्सेप्ट है जहां पर ये डिस्कस किए जा रहे हैं, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेक्शन 188 के लिए अगर कोई एक गवर्नमेंट कंपनी है दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है तो 188 के परव्यू से बाहर है, भले वो रिलेटेड पार्टी होने दो। और दूसरा था, गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी के साथ अदर देन लिस्टेड कंपनी अगर किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है जो रिलेटेड पार्टी है और उनको अप्रूवल मिल चुका है मिनिस्ट्री का, ओके, तो भी ये सेक्शन 188 से बाहर हो जाएंगे। 188 से बाहर होना मतलब क्या, ओआर अनदर थिंग के एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाना, ओके, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो बोर्ड रिजोल्यूशन एंड अदर थिंग का प्रोसेस रहेगा, जो बेसिक प्रोसेस रहेगा जो गवर्नमेंट कंपनी के अप्रूवल में रहेगा, दैट्स इट। तो यहां पर अमेंडमेंट और एक क्या है, इसमें ये जो पहला पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसमें अमेंडमेंट है, सेकंड में कोई अमेंडमेंट नहीं है, सेकंड एज इट इज है। तो फर्स्ट में क्या अमेंडेड है, गवर्नमेंट कंपनी कैन डू द ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट कंपनी, सीजी, एसजी और कॉम्बिनेशन ऑफ देम। जो मैंने रेड में लिखा है ये अमेंडमेंट है, और ये अगर करती है, यानी कोई गवर्नमेंट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, कोई गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी ट्रांजैक्शन कर रही है, भले वो रिलेटेड पार्टी होने दो, तो भी सेक्शन 188 एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट्स इट। I do think you're getting the point, okay? यानी सेक्शन 188 एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब क्या, सेक्शन 188 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 188 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए मालिक, याद रखिए, ओके। सेक्शन 188 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, मैंने आपको क्लियर बताया रीजन क्या है, आप ये ध्यान में रखना। ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए, ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 177 बोलता है, इट इज नॉट 188 का क्राइटेरिया। 177 ओके ऑडिट कमेटी का पॉइंट है, और 178 नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी का पॉइंट है, उसमें ये सब डिस्कशन आता है मालिक। तो 188 नहीं, लेकिन इसमें मतलब इस 188 का यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के क्राइटेरिया में फिल नहीं होगा, दैट्स इट। तो इन लोग ने ये एक चेंज किया हुआ है इस पोर्शन में, दैट्स इट। यहां पर ये पोर्शन खत्म हो जाता है मालिक, ये पोर्शन का पॉइंट है, एग्जाम्पशन गवर्नमेंट कंपनी को दिया हुआ है। आई डू थिंक मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर। तो यहां तक की कहानी खत्म हो जाती है। ये हो गया तेरा चैप्टर 3। चैप्टर 2 मतलब अपने हिसाब से चैप्टर 2 हो गया, तो 3 चैप्टर आपके कवर हो गए जिसमें मेजर अमेंडमेंट है। अब आते हैं इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सर इसमें क्या है, इसमें मेनली जो चेंज है वो मैं आपको याद दिला दूं 212 सेक्शन में है, एसएफआईओ वाला सेक्शन, इफ यू रिमेंबर एसएफआईओ वाला सेक्शन। सर एसएफआईओ वाला सेक्शन क्या था, इन्वेस्टिगेशन बाय एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अगर सीजी को लगता है कि भाई यार ये मैटर बहुत ही फ्रॉड वाला, बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इंपैक्ट है, तो ये मैटर एसएफआईओ की तरफ दिया जाएगा। एसएफआईओ एक चैनल है जिसके थ्रू, ओके, एक विंग है जिसके थ्रू ये सब मैटर, ओके, इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, जिसमें सीबीआई जैसा कॉन्सेप्ट अपन बोल सकते हैं। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले क्या था, पहले इसमें, अब यहां पर जब देखो कोई भी कोर्ट कोई केस लेगी तो कोई कॉग्निजेंस होना चाहिए। कॉग्निजेंस मतलब कोर्ट लिखेगी, ओके, जैसे अपन जाते हैं एफआईआर लिखाने, तो कॉग्निजेंस होने के लिए सामने कोई बंदा होना चाहिए, कौन लिख सकता है एफआईआर इसके अगेंस्ट। तो उसी तरह कोर्ट अगर कॉग्निजेंस लेगी, कॉग्निजेंस मतलब हाँ भाई चलो सुनने के तरह तुम आ जाओ और जिसको खिलाफ तुम कंप्लेंट है वो भी आ जाओ, तो ये कॉग्निजेंस लेने के लिए एसएफआईओ इन्वेस्टिगेटिंग करेगा और वो कॉग्निजेंस देगा, वो यानी कोर्ट को बोलेगा भाई ये लिखो इसके अगेंस्ट मैं कंप्लेंट कर रहा हूं। तो एसएफआईओ में पहले क्या होता था, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब कुछ डिफाइन था। अभी एकदम क्लियर कट कर दिया, यानी पहला अमेंडमेंट क्या बोलता है, ओके, इफ एनी
ये रेड वाला ही पोर्शन है, इफ एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी अब अमेंडमेंट क्या है, कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर कैन गो हेड विद अ कॉग्निजेंस, यानी वो असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे वाला रैंक नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर का नीचे वाला रैंक नहीं, उसके ऊपर वाले कोई भी रैंक, असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके ऊपर वाले कोई भी रैंक कोर्ट में जाके कॉग्निजेंस दे सकते हैं, यानी किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में कॉग्निजेंस चलेगा। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूजन मत करना, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ये कॉन्सेप्ट अलग है, कॉग्निजेंस की बात कर रहा हूं। कॉग्निजेंस मतलब क्या, कोर्ट लिखेगी, अच्छा आई विल टेक ए कॉग्निजेंस, कोर्ट लिखेगी हाँ भाई अच्छा इसके खिलाफ करना है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी कौन एसएफआई के बिहाफ पे, यानी अगर एसएफआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, एसएफआई मतलब कौन, एक विंग है, विंग में से कौन आएगा इन्वेस्टिगेशन करने, ऑफिसर्स रहेंगे, क्या कोई भी ऑफिसर जाके कोर्ट में जाके केस कर सकता है, नहीं, इसीलिए इन लोग ने बोला है कि पहला वाला कोई भी नहीं कर सकता, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है मालिक। अब यहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये सब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के कॉन्सेप्ट में आते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर आपको बेल मिलने में दिक्कत आती है, आपको रीजन दिया जाता है, बिना आपके वारंट से आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर ये क्या बोलते हैं, अभी अरेस्ट कौन कर सकता है, अभी भी अरेस्ट के ऊपर भी तो डिस्कशन आएगा, तो फिर इन लोग ने वापस चेंज किया और बोला कि भाई यार ऑफिसर ऑथराइज अंडर अबाउट ये पॉइंट, यानी एनी ऑफिसर हु इज ऑथराइज फॉर डूइंग द कॉग्निजेंस कैन डू द अरेस्ट, यानी जो ऑफिसर कॉग्निजेंस कर सकता है वही अरेस्ट कर सकता है, यानी कोई भी ऑफिसर अरेस्ट करके नहीं लेके आएगा। यानी एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, एक बेसिक लेवल का ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसको मालूम पड़ा, अरे मां कसम चल चल साले थाने में चल, ऐसा नहीं होगा मालिक। तो अभी उन्होंने बोला वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, भाई उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट, कॉग्निजेंस कौन करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, अरेस्ट कौन कर सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है मालिक। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, ये अपने वो थियोरिटिकल मैंने 212 का सेक्शन पूरा दिया हुआ एक पेज पे, उसी के अंदर पूरा कवर है, उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसके अंदर ही वो रहेगा। अब ये है अरेस्ट करके, क्योंकि ये मैंने बोला ना विदाउट वारंट और विदाउट ये है, तो आपको इमीडिएटली कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। अब यहां पर ये डिस्कशन था, पहले किसके कोर्ट में था, खाली मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ता था विद इन 24 आवर्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिकॉज यू आर अरेस्टिंग हिम विदाउट ए वारंट। तो अगर आप उसको अरेस्ट कर रहे हो विदाउट ए वारंट, तो उसको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। कोर्ट मतलब क्या बोला जाए, मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, विद इन 24 आवर्स, जिसमें ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड किया जाता है, ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर वहां पर जाने आने का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो निकाला जाएगा, तो वो छोड़कर 24 आवर्स तक, 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। अब इन्होंने मॉडिफाई किया है उसके अंदर, और एक अमेंडमेंट है कि भाई यार मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं, खाली स्पेशल कोर्ट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इनके सामने प्रेजेंट करो। यानी पहले क्या था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ, अब यहां पर बोला हुआ है स्पेशल कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं, यानी कोई कोर्ट असाइन होगा इसके लिए, कोई केस के लिए, याद रखो स्पेशल कोर्ट में अपने चैप्टर में पढ़ा था कि स्पेशल कोर्ट असाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ये केस के लिए एक स्पेशल कोर्ट दिया है, स्पेशल कोर्ट मतलब ये जज और बेंच दी हुई है, विद इन 24 आवर्स उस स्पेशल कोर्ट में भी आप लेके जाओ, मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाने की जरूरत नहीं, आइदर ऑफ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही चीज दी है स्पेशल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट, आपको लेके किधर जाना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर है, तो ध्यान रखना। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी। सबसे पहला कॉग्निजेंस कौन करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। अरेस्ट कौन करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। और वो अरेस्ट करने के बाद किधर लेके जाएगा, 24 घंटे के अंदर। पहले खाली मैजिस्ट्रेट था, अब यहां पर आ गया स्पेशल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, और ये लेके कहां पर जाएगा, स्पेशल कोर्ट में, नहीं तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। दैट्स इट। ये पॉइंट इधर तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। ये अपना लास्ट पैराग्राफ कवर था, मेरे ख्याल से मालिक इधर तक क्लियर, इधर तक किसी को भी दिक्कत मालिक? तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मालिक, ये पढ़ लीजिए। मालिक तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट अपन ने कवर किया है ये हो गया है। अब एक न्यू सेक्शन, सब सेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया है। वो क्या है, वो सीजी को रिपोर्ट जाने के बाद का सब सेक्शन है। तो 212 में ये पैराग्राफ आपका एडिशनल आएगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा 212 का जहां पर अपने बुक में एंड होता है वहां पर ये एडिशनल पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। तो एडिशनल पैराग्राफ क्या बोलता है, देखो इन्वेस्टिगेटर एसएफआईओ क्या करेगा, एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और एक होती है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये एसएफआईओ देगा किसको, ये देगा सीजी को। जैसे ही ये रिपोर्ट सीजी के पास जाएगी और सीजी को लगा कि नहीं भाई बंदा झोलर है और इसने, मतलब बंदा मतलब क्या बोल रहा हूं,
डायरेक्टर कंपनी का या ऑफिसर कंपनी का या एनी पर्सन जो जो भाई कंपनी की प्रॉपर्टी, कैश वैश सब मिसयूज कर चुका है, ओके, उससे वो प्रॉपर्टी ओके रिकवर करवा सकते हैं, उससे वो कैश रिकवर करवा सकते हैं, उससे जो भी उसको फायदा हुआ है, अनड्यू एडवांटेज उसने जो लिया है वो रिकवर करवा सकती है सीजी। ये एनीवे अपने सेक्शन 224, 222 और वो आगे वाले सेक्शन 221, 222 और 224 वाले सेक्शन में कवर है, लेकिन इसको स्पेशल पावर दिया है ताकि इसको स्पेशल बेंच के थ्रू ये फटाफट रिकवरी कर सके। तो इन्होंने यही सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया है, देख लीजिए। वेयर द रिपोर्ट, ये न्यू सेक्शन है तो इसमें अपन ने ये पढ़ा ही नहीं होगा, ये याद रखना, ये न्यू सेक्शन है तो ये पढ़ा ही नहीं है अपन ने। Where the report under subsection 11 and subsection 12 states that fraud has taken place in a company and due to such fraud any director or KMP or officer of the company or any other person or entity has taken undue advantage or benefit whether in form of asset, property or cash or in any other manner, the CG may file an application before the tribunal for appropriate orders with regard to disgorgement of such asset। डिस्गॉर्जमेंट मतलब वो सामने वाला ने प्रॉपर्टी छोड़ देना लीगली। एग्जांपल ओके, लीगल कोई पुलिस है, बोला ये प्रॉपर्टी भाई यार ये प्रॉपर्टी कोर्ट की है, लेके जा रहा हूं, लेके जा भाई, डिस्गॉर्जमेंट, मैंने छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, लेके जा भाई, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को टेंशन नहीं, मैंने अपने प्रॉपर्टी के राइट्स दे दिए। disgorgement okay of such asset, property or cash, and also for holding such director okay or keep personal or any other person liable personally without any limitation of liability। यानी भाई सीजी क्या कर सकती है, सीजी दो चीज कर सकती है, पहले तो एसेट को रिकवर कर सकती है, ये तो अपने को मालूम ही था, और साथ में ओके वो पर्सन को लायबल कर सकती है विथ नो लिमिटेशन, विदाउट एनी लिमिटेशन। दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे ओके अगर आगे के सेक्शन याद होगा 221, 222, 224 वाले सेक्शन में, वहां पर देयर वाज सर्टेन पॉइंट दैट सीजी कैन ओनली रिकवर दिस और केस कर सकती है, लेकिन वहां पर लायबिलिटी डिफाइन कोर्ट करेगी। यहां पर पावर दे दिया है कि सीजी ओके कि भाई सीजी उससे रिकवर कर सकती है और उसमें उनको पर्सनली जो जिसको फायदा हुआ है वो पर्सनली लायबल होंगे। दैट्स इट, दिस इज ओनली ए न्यू सेक्शन एंड दिस इज ओनली फॉर 2112। This is only for 2112, not for all other section। SFIO के केस में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के केस में ही ये इंसर्शन है मालिक। ओके यानी अब दूसरा कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, एक 211 का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, 216 का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उन दोनों केसेस में ये नहीं होता मालिक, ये सिर्फ और सिर्फ 212 में होगा। तो 211 या 216 उनके जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगे ओके वो सारे इन्वेस्टिगेशन विल बी टेकन केयर ओके बाय अदर सेक्शन 221, 222 जो भी होंगे, 224 वो सेक्शन के थ्रू प्रोसेस किए जाएंगे। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए है। तो ये सेक्शन के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। एवरीबॉडी क्लियर? ओके तो ये हो गया तेरा चैप्टर इन्वेस्टिगेशन वाला, जिसमें 212 में सिर्फ ये अमेंडमेंट था, मैंने क्लियरली बता दिया, अपडेट कर दिया। सर चैप्टर 5 जो अपना चैप्टर 6 है अमलगमेशन, इसमें सच कोई सेक्शन में अमेंडमेंट नहीं है, ये बहुत प्रीवियसली है, ये कवर कर चुके अपन क्लास में, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करता, खाली मैं आपको याद दिला देता हूं अपॉइंटेड डेट के ऊपर मैंने एम्फसाइज किया था। ओके यानी जो एक्विजिशन डेट होगी या कोई भी जिस पे टेक ओवर मर्जर जो भी होंगे वो अपॉइंटेड डेट पे होंगे। अपॉइंटेड डेट का क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि अपॉइंटेड डेट क्या माना जाएगा, तो जिस डेट पे ओके लाइसेंस देती है कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, ये जो लाइसेंस देती है वो दैट विल बी एन अपॉइंटेड डेट जिसमें ओके किया जाता है। दैट्स द ओनली डिस्कशन। तो ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि दिस हैज बीन कंप्लीटली कवर्ड इन क्लास। ये लास्ट ईयर का एग्जैक्टली अमेंडमेंट है अगस्त 2019 का, विच इज ऑल टुगेदर कवर्ड इन सितंबर बैच ऑल्सो। मैं सितंबर बैच में भी इसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है, सितंबर वाले बैच में, तो इसमें कोई ऐसा ज्यादा डिस्कशन नहीं है, तो ये अगर आपको रीड मारना मार लीजिए, लेकिन ये कवर है आपके इसमें। ओके अमलगमेशन में सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट है ओके ये वाले एक एडिशनल इंसर्शन जो है वो लाया गया है, यानी सेक्शन 230 का 11 एंड सब सेक्शन 12 ये एक न्यू इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेकिन ठीक है, खासकर इसमें कुछ ज्यादा ऐसे इंपैक्टेड नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं क्या है। 230 में अपन ने देखा था कि अमलगमेशन का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में अपन ने ये देखा था कि भाई पहले मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग होगी, उसके बाद एक कुछ फॉर्म बनाया जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल फिर बाद में मीटिंग का ऑर्डर देगा। किसकी मीटिंग? एक क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, एक मेंबर्स की मीटिंग होगी, उसमें अपने को अप्रूवल लेने पड़ेंगे, 3/4 ऑफ क्रेडिटर, 75% ये वैल्यू, ये डिस्कशन अपन ने किया था। ओके ये सारा का सारा अपन ने क्राइटेरिया क्यों कवर किया है। उसमें यह था कि जैसे ही ओके एग्जांपल एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, इफ रिमेंबर, अगर 90% क्रेडिटर पहले से हाँ बोल देते कि भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है अमलगमेशंस में, हमको कोई दिक्कत नहीं है ओके ये
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। ओके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके 90% ऑफ क्रेडिटर बोल देते तो अपन क्रेडिटर मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। ओके 10% ऑफ क्रेडिटर है, छोड़ दिया, 90% ने हाँ बुला है तो वी कैन गो हेड विद इट। ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने डिस्कस भी किया है। इवन 75% ने हाँ बोल दिया, 3/4 ने हाँ बोल दिया, बिकॉज देखो इट वर्क्स ऑन मेजोरिटी। ओके अब ट्रिब्यूनल इसमें और एक अमेंडमेंट क्या है, ऐसा हो सकता है जो 10% एग्रीव्ड है, 10% जो एग्रीव्ड है, जो 10% नहीं बोल रहे हैं, तो उनके लिए एक इश्यूज आ सकते हैं। बोले नहीं यार ये एग्जांपल टेक ओवर ऑफर सही नहीं है, टेक ओवर ऑफर दिया गया है, यानी एग्जांपल हमको प्राइस के सामने जो टेक ओवर हो रहा है वो सही नहीं है, तो उसमें देयर आर सर्टेन परसेंटेज जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो पहले क्या ऑप्शन था कि आपको यही ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, यही ऑप्शन के साथ करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा इन्होंने ऑप्शन दे दिया है 230(11) और सबसेक्शन 12 में, ओके दोनों सबसेक्शन में, कि अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, ये ट्रिब्यूनल के पास अप्रोच कर सकता है और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकती है। याद रखना ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगी वो ये नहीं बोलेगी कि टेक ओवर ऑफर है वो कैंसिल करो। ये टेक ओवर ऑफर के लिए, या टेक ओवर ऑफर के लिए ही है, टेक ओवर ऑफर के लिए ही है। ट्रिब्यूनल नहीं बोलेगी कैंसिल करो, ट्रिब्यूनल नहीं बोलेगी नहीं 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 टेक ओवर खत्म करो, बिकॉज ये एक बंदा दुखी है, एक बंदा रो रहा है, इसको टेक ओवर को खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि उसका अमाउंट जो भी है सेटल कर लिया जाएगा, उसका एक निगोशिएशन पॉइंट पे लेके आएगा, ट्रिब्यूनल लेके आ जाएगा। दैट्स द ओनली डिस्कशन व्हिच हैज बीन डन इन दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन। हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि भाई दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी में अगर टेक ओवर ऑफर चल रहा है, लिस्टेड कंपनी का कोई टेक ओवर ऑफर चल रहा है, तो उस केस में कोई भी एग्रीड पार्टी ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकता। यानी दिस इज एप्लीकेबल ओनली अदर देन लिस्टेड कंपनी। सर उसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल है, लिस्टेड कंपनी में सेबी रेगुलेशन बहुत भारी है, तो सेबी रेगुलेशन एंश्योर कर लेगा कि कोई भी एग्रीड पार्टी के सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अनलिस्टेड कंपनी, यानी एनी एग्रीड पार्टी मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर ट्रिब्यूनल फॉर टेक ओवर ऑफर अगेंस्ट टेक ओवर ऑफर, ओके, एक्सेप्ट अनलिस्टेड कंपनी और एक्सेप्ट फॉर लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के लिए वो एग्रीड पार्टी जो भी होगा वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है और ट्रिब्यूनल ऑर्डर एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा। सर और ट्रिब्यूनल ऑर्डर क्या पास करेगा? ये कहीं पर भी सेक्शन नहीं देगा, ये मैंने आपको पहले बताया। देखो आप एक चीज दिमाग में क्लियर रख लो, कंपनी लॉ या लॉ जब भी बनता है इट विल ओनली सेट अप द प्रोसीजर, और अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो आप कोर्ट में जा सकते हो। प्रोसीजर फॉलो किया है तो आपको कोर्ट में कोई कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। मैंने आपको क्या बोला था, एक एग्जांपल भी मैंने समझा था, डायरेक्टर को निकालने वाला सेक्शन, अगर डायरेक्टर को निकालना है तो सेक्शन का कंप्लाई होना जरूरी है, बस दैट्स इट। सेक्शन का कंप्लाई होना जरूरी है। डायरेक्टर निकाला, क्यों निकाला? ओके मन नहीं, अच्छा नहीं, शक्ल नहीं थी अच्छी है, ओके डायरेक्टर जाके कोर्ट में बोलेगा इसको मेरी शक्ल पसंद नहीं इसलिए मेरे को निकाल दिया। ओके कोर्ट बोलेगी भाई मेरे तेरे को निकालने के लिए प्रोसीजर फॉलो किया क्या? ओके तू बोलता है हाँ किया, खत्म स्टोरी। या आप कोर्ट में कब जा सकते हो, या आप कब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? ओनली प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड। अगर प्रोसीजर फॉलो किया हुआ देयर इज नो डिस्कशन मालिक। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर भी एक प्रोसीजर है कि ट्रिब्यूनल ने, अगर ट्रिब्यूनल एग्रीड पार्टी और ट्रिब्यूनल के पास गया और ट्रिब्यूनल ने कोई लिया नहीं और ट्रिब्यूनल सुना नहीं, तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। अदरवाइज भाई ट्रिब्यूनल ने सुना और ट्रिब्यूनल ने बोला नहीं नहीं इन लोग को जैसे करना है वैसे करने दे, ओके आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते मालिक। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये दिमाग में रखिए मालिक। तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली ये पॉइंट क्लियर है मालिक यहां तक का एवरीबडी। तो यहां पर ये कहानी खत्म हो जाती है, ओके विद रिस्पेक्ट टू एमलगमेशन। एनीवे मैंने एमलगमेशन का, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, ओके ये दोनों चैप्टर मैंने यूट्यूब पे पूरे डाले हुए हैं, पूरे के पूरे डाले हुए हैं। तो यहां पर किसी को भी कुछ दिक्कत है या याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, पूरे जब भी देखना है देख सकते हो। ओके मैं खाली अभी एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई ऑप्ट आउट कर चुका है या कैसे भी सिनेरियो है तो उसके अंदर देखना चाहते हो तो देख सकते हो आगे। ओके जो अभी देख रहा था उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसका तो ऑलरेडी पढ़ के हो जाना चाहिए। तो अमेंडमेंट का खाली उतना है कॉन्सेप्ट है कि अमेंडमेंट कवर हो जाना चाहिए। ओके ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑलमोस्ट लास्ट अमेंडमेंट। इसके बाद जो अमेंडमेंट है वो बहुत छोटे छोटे और माइन्यूट है, यही सबसे बड़ा अमेंडमेंट है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का। बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, न्यू सेक्शन इंसर्टेड है। ओके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की सिनेरियो में। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की कहानी अगर आपको याद होगी तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में ओके हम क्या करते थे, एक सेक्शन था 244 जिसके अंदर एप्लीकेशन फाइल किया जाता था। 244 में एक दिया हुआ है कि कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, मेंबर्स फाइल कर सकते हैं, सर्टेन परसेंटेज दिए हुए हैं कि 10% ऑफ मेंबर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं पूरा, लेकिन आपको देखना है तो यूट्यूब पे वो लेक्चर देख सकते हो। 10% ऑफ क्राइटेरिया है, मेंबर्स है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ओके और साथ में अगर सीजी को लगता है, सीजी को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई यार ये कंपनी का बिजनेस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट है, ओके प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट है भाई खत्म। ओके वो सीजी भी मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ओके ट्रिब्यूनल के पास जाएगी और ट्रिब्यूनल को बोलेगी भाई इसके बारे में इंक्वायरी कर, इन्वेस्टिगेट कर, यार खत्म कर मैटर, ये क्या चल रहा है यार, मिसमैनेज चल रहा है कंपनी का।
इस केस में ओके यहां पर इन्होंने और एक नए अमेंडमेंट्स लाए, नए अमेंडमेंट। फिर क्या होता था, एक बार मैं एक रिकॉल करवा देता हूं। 244 के अंदर कौन एप्लीकेशन दे सकता है, उसके बाद था 241 में ग्राउंड, 241 में ग्राउंड डिस्कस किए जाते थे, 241 में ग्राउंड डिस्कस किए जाते थे मालिक, ये याद रखना। 241 में ग्राउंड डिस्कस किए जाते थे। 241 में क्या डिस्कस किए जाते थे, ग्राउंड। ग्राउंड क्या, ग्राउंड है क्या, बेसिस पे। 242 में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता था, और 243 में उसको कुछ एग्जाम, कुछ रिलैक्सेशन कुछ है कि नहीं। इस तरह से 4 सेक्शन थे। 244 कौन एप्लीकेशन दे सकता है, 241 में ग्राउंड क्या थे, 242 में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास क्या करेगा, और 243 में कुछ रिलैक्सेशन करना है क्या 242 के रिलेटेड। इस तरह से 4 सेक्शन है। तो 244 में अपने ये देखा था कि भाई सीजी भी एप्लीकेशन दे सकती है, लेकिन 241 में, 244 में सीजी भी एप्लीकेशन दे सकती है, लेकिन 241 में सीजी के लिए ग्राउंड खाली क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट था। पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ है क्या, तो सीजी एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल को बोल सकती है भाई इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो। अब 241 में न्यू सेक्शंस इंसर्ट कर दिए, जहां पर क्लियर कट बोल दिया है कि ग्राउंड्स क्या है, यानी सीजी को भी ग्राउंड्स दे दिया है। ये 4 ग्राउंड्स है तो सीजी जाइए, ऐसे जनरली कॉन्सेप्ट में सीजी नहीं जाएगी। तो सीजी विल ऑल्सो हैव ए 4 ग्राउंड, जिसके ऊपर ये रहेगा। मालिक समझ में आ रहा है। तो 241 में जो नया सेक्शन इंसर्टेड है, जो अपन अभी देखने वाले हैं, इसके अंदर सर्टेन ग्राउंड्स ही है जिसके अंदर सीजी जा सकती है। 241 में अमेंडमेंट है। अब 241 में अगर नए ग्राउंड आए तो 242 में ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में भी तो नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो 242 में ट्रिब्यूनल उस ग्राउंड के रिलेटेड क्या ऑर्डर दे सकती है वो डिफाइन किया है। और 243 में ओके जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स है उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं वो डिस्कस है। दिस इज समथिंग रिलेटेड विच एन अमेंडमेंट। ओके मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तो मैं 4 सेक्शन वापस रिकॉल करवा देता हूं। 244 में कौन अप्लाई कर सकता है, 241 में ग्राउंड क्या है, 242 में ट्रिब्यूनल ऑर्डर क्या देगी, और 243 में ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन या कुछ करना है, ये पॉइंट पर डिस्कस किया जाता है। तो सर अमेंडमेंट किसमें, 244 में अमेंडमेंट नहीं है, सीजी दे सकती है, ये अपन ने डिस्कस किया। अब 241 में ग्राउंड क्या है, लेकिन और एक चीज उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की है कि अगर सीजी एप्लीकेशन देता है, किसके लिए, प्रिवेंशन ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन देता है। ओके ग्राउंड में डिस्कस कर रहा हूं जो न्यूली इंसर्टेड है ग्राउंड, ये और ये ग्राउंड सबको मालूम है, ये ग्राउंड आर डिफाइंड अर्लियर ऑल्सो, या रजिस्टर आरओसी के ग्राउंड है, या अगर आप इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ोगे या इसमें भी पढ़ोगे ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट के, ग्राउंड सिमिलर है यार। अगर मेंबर को भी वो ग्राउंड लग रहा है वही ग्राउंड इधर भी है, तो ग्राउंड में कोई ऐसा बहुत मेजर चेंज होंगे ग्राउंड में, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ठीक है वापस वो डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ग्राउंड्स क्लियर कर दिया। यानी ऐसे जनरली सीजी का मन किया और कोई भी चीजों के लिए वो ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगी कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो अगर सीजी जाती है ट्रिब्यूनल के पास और बोलती है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो ट्रिब्यूनल की कोई भी बेंच नहीं सुनेगी, प्रिंसिपल बेंच सुनेगी। इसका मतलब क्या है, अगर आपको याद होगा तो एनसीएलटी का जब चैप्टर पढ़ा था अपन ने, उसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई एक प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में होगी। ओके एक बेंच मतलब अलग अलग जगह बेंच हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर ये लोग बोलते हैं कि भारत माता की जय, ये लोग क्लियर बोलते हैं कि अगर सीजी एप्लीकेशन देता है ओके ये सेक्शन के अंदर 244 के और 241 के ग्राउंड के अंदर, तो प्रिंसिपल बेंच ही ये सुनवाई करेगी। दैट्स इट, दीज आर द अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन टेकन केयर। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझा होगा, तो एक बात देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोवाइजो डाल दिया है ओके जो मैंने बोला ये है ओके सीजी जब एप्लीकेशन करेगी तो प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन अंडर दिस सबसेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंपनीज or class of companies as may be prescribed shall be made before principal bench of tribunal which shall be dealt with by such bench। यानी खाली प्रिंसिपल बेंच के पास ये डिस्कशन जाएगा, बाकी डिस्कशन नहीं जाएगा। मालिक एवरीबडी क्लियर। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट है, यानी अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का कुछ भी करना है तो देयर इज ओनली प्रिंसिपल बेंच ओके जो सुननी चाहिए। ठीक है मालिक। ओके प्रिंसिपल बेंच है। अब ये नॉट देयर अर्लियर सेक्शन, ये अगर देखोगे तो अर्लियर लॉ अमेंडमेंट अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं, अर्लियर लॉ, ये अर्लियर लॉ है अमेंडमेंट है। तो अर्लियर लॉ में देखो नॉट देयर अर्लियर, ये था ही नहीं। अब न्यू सेक्शन इंसर्ट किया, देख लीजिए। वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सीजी देयर एग्जिस्ट सर्कमस्टेंस सजेस्टिंग दैट। अब सर्कमस्टेंसेस दे दिए, क्या सारे सर्कमस्टेंसेस एकदम इजी है। एनी पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज और हैज बीन कनेक्शन देयर विद गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीजेंस, परसिस्टेंट नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट इन कैरिंग आउट ऑब्लिगेशन एंड फंक्शन। यानी इन शॉर्ट एक पहला पॉइंट है फ्रॉड, यानी वो फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है मालिक, फ्रॉड हुआ है। दूसरा पॉइंट, द बिजनेस ऑफ कंपनी इज नॉट और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज बाय सच पर्सन अकॉर्डिंग विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल ओके और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, यानी ओके नो प्रिंसिपल फॉलोड, प्रिंसिपल्स फॉलोड। ओके a company is or has been conducted and managed by such person in a manner which is likely
which is likely to cause or has caused serious injury or damage the interest of trade, industry or business. यानी तीसरा पॉइंट, ओके, डैमेज टू इंडस्ट्री और ट्रेड जो भी है, ओके, एंड the business of the company is or has been conducted and managed by such person with the intent to defraud its creditors, members or any other person, okay, which are prejudicial to the interest. Defraud, अगर आपको याद आएगा ये 4 पॉइंट अपने बहुत बार पढ़े हैं, इन्वेस्टिगेशन के भी ग्राउंड यही है, वाइंडिंग अप में भी, ओके, ये ग्राउंड्स थे आरओसी के पास, तो यही ग्राउंड भाई सीजी को दे दिए, तो सीजी को पब्लिक इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट निकाल दिया है। पहले क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट जनरली देखा जाता था एज ए पब्लिक इंटरेस्ट, तो उन्होंने ग्राउंड दे दिए। अब ये ग्राउंड आपको 241 में मिल चुके हैं, तो सीजी क्या कर सकती है, अगर ये ग्राउंड मिला, यानी सीजी को लगा कि भाई ये कंपनी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, सीजी को लगा कि भाई यार ये कंपनी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही है, सीजी को लगा भाई यार ये डैमेज टू द इंडस्ट्री है, सीजी को लगा ये डिफ्रॉड टू द क्रेडिटर्स और मेंबर्स है, तो सीजी क्या कर सकती है मालिक, सीजी में इनिशिएट अ केस अगेंस्ट सच पर्सन एंड रिफर द सेम टू ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच के पास जाएगा, ये मैंने आपको प्रोवाइजो में समझा दिया है, with a request that tribunal may inquire into the case and record a decision as to whether or not such person is fit and proper person to hold the office of director or any other office connected with the conduct and management of company. Okay, the person against whom a case is referred to the tribunal under this subsection 3 shall be joined as respondent और टू द एप्लीकेशन। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई सीजी के हिसाब से ये 4 चीजें एक बंदे ने की है, एक पर्सन ने, एक कंपनी के पर्सन ने की है, उस पर्सन के अगेंस्ट ओके जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास और ट्रिब्यूनल को बोल सकते हैं कि पता कर, बोलो ये क्या है, ये बंदा क्या डायरेक्टर के लायक है, ये डायरेक्टर बन सकता है या कोई कंपनी में ऑफिसर बन सकता है, ये डिस्कशन रहेगा। और जब ये ट्रिब्यूनल के पास जाएगा तो ट्रिब्यूनल रिस्पॉन्डेंट चाहिए, रिस्पॉन्डेंट मतलब कोई रिस्पॉन्स तो करने वाला चाहिए, तो वो पर्सन को बुलाएगा और पर्सन विल बी रिस्पॉन्डेंट, यानी सीजी, ओके, ट्रिब्यूनल मैं प्रिंसिपल बेंच हूं, ओके, सीजी आया, सीजी ने भाई ओके कॉग्निजेंस दिया, मैंने कॉग्निजेंस किया और अब मैंने रिस्पोंडेंट को बुलाया और रिस्पोंडेंट ओके रहेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 शैल कंटेन, यानी सीजी जब मुझे एप्लीकेशन देगा तो क्या चाहिए, concise statement of such circumstances and materials as CG may consider necessary for the purpose of inquiry and shall be signed and verified in the manner okay code of civil procedure। यानी जब मैं cognizance लूंगा तो मेरे पास cognizance होते वक्त 2 चीजें चाहिए, एक तो concise statement चाहिए और code of civil procedure का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी सीजी में से कौन आएगा मेरे पास, तो लॉयर डिफाइन करेंगे वो लोग और वो लॉयर आके ये लड़ाई करेगा। सीजी थोड़ा ना आके लड़ाई करेंगे, मोदी जी थोड़ा ना आएंगे और लड़ाई करेंगे इधर, यार मोदी जी ये चीज के लिए लड़ाई थोड़ा ना करेंगे, लेकिन वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिफाइन किया हुआ कि भाई एक एडवोकेट डिफाइन किए जाते हैं, अगर आपको मालूम है जो पैनल होता है उनका, उनके पैनल में से एक एडवोकेट डिफाइन किया जाएगा और वो लॉयर ये लड़ाई लड़ेगा। ओके, अब इसकी वजह से अगर आपको ये समझा होगा तो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि सीजी को ग्राउंड मिल गए पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो अब सीजी को क्या प्रूव करना पड़ेगा, यानी ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या हुआ, ट्रिब्यूनल क्या करेगी। तो 242 says okay what need to be proved against tribunal, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट क्या प्रूव करना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट प्रूव करते ऑर्डर क्या पास करेगी, देख लीजिए। 4A at the conclusion of the hearing of the case in respect of subsection 3, याद रखा ये ऊपर वाला सेक्शन दिया है, ऊपर वाला सेक्शन का नाम दिया है, the tribunal shall record its decision stating therein specifically as to whether or not respondent मतलब वो पर्सन जिसके अगेंस्ट ये केस लड़ रहा है is a fit and proper person to hold the office of director or any other officer connected with the conduct and management of a company। यानी भाई ट्रिब्यूनल 242 के अंदर ये बताएगी कि भाई ये फिट है या नहीं है, अगर फिट है या नहीं है 243 के अंदर आउटकम क्या होगा, 243 इज एन आउटकम ऑफ 242, याद रखिए। इंसर्शन, न्यू इंसर्शन ऑफ सबसेक्शन 1A एंड 1B, क्या बोला गया है, द पर्सन हु इज नॉट फिट एंड प्रॉपर, यानी ट्रिब्यूनल बोल रही है ऊपर 242 में बोल रही है कि ये फिट नहीं है, ये फिट नहीं है, तो आपको ऑलरेडी पता है ये बंदा शैल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एनी कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 years। ये तो मैं आपने बहुत बार डिस्कस किया है, ट्रिब्यूनल अगर बैंड करती है तो 5 साल के लिए बैंड करती है, लेकिन सीजी को लगता है 5 साल कुछ जास्ती हो रही है, इसका ऑलरेडी काम चल रहा है, तो प्रोवाइडेड दैट CG may with the leave of tribunal permit such person to hold any such office before the expiry of said period of 5 years, यानी वो 5 साल के कम कर सकती है मालिक। Notwithstanding anything contained in any provisions of act, okay, ये थोड़ा सा पॉइंट है, any other law, okay, any other law for time being in force or any contract or memorandum article or removal from the person of office, director or any other office connected, blah 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 blah, okay, the person shall not be entitled to be paid any compensation for loss or termination of office।
सर आपको याद होगा तो अपन ने मैनेजिंग डायरेक्टर चैप्टर में ये पढ़ा था कि देयर कैन बी ए ओके कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। अगर देयर इज ए लॉस ऑफ ऑफिस देयर विल बी कंपनसेशन विच विल बी गिवन मालिक। अगर देयर इज ए लॉस ऑफ ऑफिस देयर विल बी कंपनसेशन विच विल बी गिवन। ओके यानी एग्जांपल ऐसा होता है कि मैं 5 साल के लिए आपके आप बोलते हो मेरे को 5 साल आप एमडी बनाओगे, ओके आप 2 साल के बाद निकाल देते हो, ओके ये कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा था। तो यार मैं आपकी जगह मैं कोई और कंपनी ज्वाइन करता जहां पर मैं 5 साल रहता और 5 साल मेरे को कंफर्म सैलरी मिलती, अब यहां पर आप सैलरी भी नहीं दे रहे हो, निकाल दे रहे हो। ओके तो इस केस में मैं लॉस क्लेम कर सकता हूं, कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं। तो ये लोग सीधा बोलते हैं कोई भी सेक्शन कुछ भी बोलने दो, कोई भी एक्ट कुछ भी बोलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बंदे को यानी जो ऊपर वाला बंदा है जिसको निकाला है हमने, जिसने फ्रॉड किया है, जिसने बरोबर काम नहीं किया है, जिसने कंपनी के हित में काम नहीं किया हुआ है, जिसने डिफ्रॉड किया हुआ है क्रेडिटर्स के लिए मेंबर्स के लिए, उसको हम कंपनसेशन नहीं देंगे। नो कंपनसेशन। यानी इस बंदे के लिए देखो क्या क्या सीन हो गया मालिक। एक तो बैंड हो गया कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए, और नो कंपनसेशन। और शायद आपको ये लॉजिक लिंक लग रहा होगा, अभी यार वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा, 167 एक्टिवेट होगा, यानी जिस जिस कंपनी में होगा वो वैकेट करना पड़ेगा उसको, और वो कितने साल तक नहीं बन सकता, 5 इयर्स तक। ये कॉन्सेप्ट अपन ने 164 में पढ़ा, डिस्क्वालिफिकेशन एज पर लॉ। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, नो कंपनसेशन। और भाई ये खत्म हो गई स्टोरी, दैट्स इट। तो ये कहानी खत्म हो जाती तेरे लिए। मेरे ख्याल से मालिक इधर तक क्लियर है। अगर आपके ये क्लियर है तो अपन ऑलमोस्ट कंपनी लॉ का कहानी खत्म कर चुके हैं। एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा, वो खत्म कर देते हैं। और ओके तो मैं ये एक लेक्चर होगा जो कंपनी लॉ का होगा, और एक लेक्चर मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा फॉर इकोनॉमिक लॉ, सिक्योरिटीज एंड इकोनॉमिक लॉ। वो दो पार्ट का लेक्चर है, तो पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। रीजन सिंपल है कि मैं वो उतना अपडेट बिकॉज ऑफ आफ्टर कोविड मैं कंटिन्यूअसली बात नहीं करता, मैं ये कुछ करता, और पॉज किया ना तो वापस करप्ट हो गई तो मेरी लग जाएगी भाई, और वापस इतना रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये मैं ऑलमोस्ट कल पूरा रिकॉर्ड कर चुका था यार, तो ये दूसरी बार बड़बड़ करके मैं खुद पक गया हूं। ओके कल मतलब ऐसा सिनारियो हुआ है। तो व्हाट आई विल डू इज राइट नाउ, एक ये कंपनी लॉ का जितना अमेंडमेंट है खत्म करूंगा, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, नाश्ता वाश्ता करता, और उसके बाद फिर देन आई विल बी रिकॉर्डिंग फॉर इकोनॉमिक लॉ, सिक्योरिटी लॉज एंड इकोनॉमिक लॉ साथ में कंबाइन, जिसमें से इकोनॉमिक लॉ बहुत छोटा है, इकोनॉमिक लॉ में आईबीसी मेजर है बस, और कुछ भी नहीं है। तो वो भी अपने लिए पोर्शन कवर हो जाता, तो वो सेपरेटली हो जाएगा मालिक। ओके तो और एक देख लेते हैं, ये एनसीएलटी का तो ठीक है, इसमें कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। एक ये चीज था 245 क्लास एक्शन सूट्स, अगर आपको याद है, इसका भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। ओके आपको क्लास एक्शन सूट्स मतलब क्या था? बहुत सर्दी हो गई है, ठंडी इतनी बढ़ गई मुंबई में भी, और हमें इतनी ठंडी की आदत नहीं है भाई। सर क्लास एक्शन सूट कॉन्सेप्ट क्या था? क्लास एक्शन सूट ऐसे कहानी थी जहां पर देखिए सत्यम में आपने राजू साहब को पकड़ लिया, रामानंदगढ़ राजू को पकड़ लिया भाई, ठीक है, जेल में बंद कर दिया। हम शेयर होल्डर, हम मेंबर्स, हमारा क्या, हमको क्या मिला? जेल में बंद हो गया पर हमारा नुकसान तो हमारा हुआ ना। जेल में बंद होने से हमारी नुकसान की भरपाई थोड़ी ना होगी। तो नुकसान की भरपाई क्लेम करने के लिए एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया 245। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मेजरली सत्यम एंड अदर केसेस यार। तो सर 245 में ऐसा था, क्लास एक्शन सूट्स में एक कॉन्सेप्ट था कि देयर वाज ए क्राइटेरिया, जो कौन ये एप्लीकेशन दे सकता था, उस क्राइटेरिया को इन्होंने रिलैक्स और किया है, और रिलैक्स नंबर्स में। तो अब देखो, ओके इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245 सबसेक्शन 1, यानी 245 सबसेक्शन 1 में जो एप्लीकेशन दे सकता है वो कौन हो सकता है? एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी 5% ऑफ टोटल नंबर पेड अप शेयर कैपिटल अमाउंट नहीं, और 100 मेंबर्स, और 100 मेंबर्स, और a members holding not less than 5% of the issued share capital in case of unlisted company, member or member not holding less than 2% of the issued share capital of company। यानी और क्या है? ओके अगला पॉइंट है, दो कैटेगरी में, अगर लिस्टेड है तो 2%, अगर अनलिस्टेड है तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। यानी अब क्या है क्राइटेरिया है, या तो 5% बोलो, या तो 100 बोलो, या तो जिसके पास 2% शेयर कैपिटल है, या जिसके पास 5% शेयर कैपिटल है। याद रखना ये जो लिस्टेड और अनलिस्टेड मैंने लिखा है, ये पेड अप शेयर कैपिटल के अमाउंट वैल्यूएशन के ऊपर बात कर रहा है मालिक, याद रखना। ओके इशूड शेयर कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल है।
प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये इशूड शेयर कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल, ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, इशूड शेयर कैपिटल। तो अब क्या था, पहले क्राइटेरिया वाज सिंपल, एकदम सिंपल, 10% ऑफ टोटल नंबर्स और 100 मेंबर्स और 10% ऑफ शेयर कैपिटल, ये क्लियर सिंपल पर फंडा था। ओके, और वो 10% का क्राइटेरिया देते थे। अब इन्होंने मॉडिफाई किया, ये बोले या तो 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी आपके मेंबर कितने वो काउंट करो पहले। एग्जांपल, हमारे मेंबर 100 है, 5% कितना होता है तुम्हारा 100 का? ओके, 5% ऑफ 100 विल बी, कितना हो रहा है 5%? 10% ऑफ 100 कितना होता है भाई? ओके, 10 होता है, 5% कितना होगा जंपे 5, 5 और 100 मेंबर्स, 5 और 100 मेंबर विच एवर इज लेस, तो 5 मेंबर है, यानी 5 मेंबर मिलकर क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। ओके, 5 मेंबर है, क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक ही मेंबर है। अब एक ही मेंबर को फाइल करना है, एक ही मेंबर है, और 100 विच एवर इज 5 और 100 विच एवर इज लोअर, लेकिन 1 तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम 5 चाहिए। अब ये क्वेश्चन आएगा 1 के पास शेयर कैपिटल कितना है? अब अगर 1 के पास शेयर कैपिटल ओके 5% है फॉर अनलिस्टेड और 2% है फॉर लिस्टेड, तो फिर ये एक बंदा भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यानी इट नीड टू बी टेकन केयर बाय लाइक दिस, आइदर यू गो फॉर ए टोटल नंबर और वैल्यू डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो विच एवर इज लोअर। आप देखिए क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए, ये क्राइटेरिया, ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो एप्लीकेशन में चेंजेस है। ये अपनी जनवरी या फरवरी बैचेस में ये सब कवर हो चुका है, कोविड के पहले वाली बैचेस में। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से सितंबर वाली बैच जो है उनके इसमें नहीं हुआ है, तो उनके रिकॉर्डिंग में जो अपडेट नहीं है, तो ये अपडेट कर लेना मालिक, इतना ही है। और ये सेम टू सेम ओके 245 का डिपॉजिटर्स के लिए भी सेम था। द रिक्विजिट नंबर फॉर ऑफ डिपॉजिटर और डिपॉजिटर्स, ओके, डिपॉजिटर और डिपॉजिटर्स टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर 245 वाज, पहले 10% था, अभी 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 100, तो यहां पर भी अपना 5% ऑफ नंबर और 100 और 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स वैल्यू। यानी अब वापस आपका इजी आंसर है 5, 10, ओके 500, ये 100 नंबर्स, यहां मैंने 100% लिख दिया है, 100 और 5%, दैट्स इट। ओके, ये पॉइंट है 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, ये हो गया क्राइटेरिया तुम्हारा खत्म, दैट्स इट। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। ओके, ये हो गया खत्म, ये है 245 के लिए अमेंडमेंट, ये 245 का अमेंडमेंट है मालिक। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, अगर अपने नोट्स आपके पास पुराने नोट्स होंगे तो उसमें 10% की जगह आपको 5% और लिस्टेड और अनलिस्टेड के लिए 2% और 5% करना पड़ेगा। ओके, वाइंडिंग अप का भी ये इजी आंसर था। वाइंडिंग अप में अगर आपको याद है ग्राउंड्स क्या थे वाइंडिंग अप के, कुछ याद है मालिक? ग्राउंड्स में अपन ने टोटल 5 ग्राउंड पढ़े थे। अगर पहला एसआर पास हुआ, दूसरा इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ओके, इंडिया की इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम है। तीसरा सिनारियो वाज अगर याद है आरओसी कुछ करता है। चौथा सिनारियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न 5 साल के लिए नहीं भरे। और पांचवा सिनारियो ओके जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, जस्ट एन इक्विटेबल मतलब ओके बस कुछ भी जनरल ग्राउंड जो उनको ग्राउंड लगे। ये 5 ग्राउंड के अंदर एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप फाइल किया जा सकता था, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप फाइल किया जा सकता था। अब पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप कौन कौन फाइल कर सकता था अगर आपको याद है तो भाई पर्टिकुलर सेक्शन 272 ये बोलता था भाई पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप कैन बी फाइल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट कैन बी फाइल्ड बाय आरओसी मेंबर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, एक मेंबर था, एक आरओसी था और एक सीजी और एसजी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर आरओसी केस में क्या पढ़ा था आपने? आरओसी कैन फाइल ए पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप अंडर हाउ मेनी ग्राउंड्स? ओके, एक्सेप्ट ये और ये, ओके दे कैन फाइल ए वाइंडिंग अप अंडर 3 ग्राउंड्स। यानी अगर आरओसी को लगता है कि ये कंपनी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की कॉम्प्रोमाइज कर रही है या उनको लग रहा है कि भाई फ्रॉड वॉर्ड कुछ है, तीसरा पॉइंट वाला फ्रॉड अपने जो भी पढ़ा वही है, डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स है या फ्रॉड है, मिसमैनेजमेंट है, तो वाइंडिंग अप कर सकती है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न 5 साल के लिए नहीं भरे, ये 3 ही ग्राउंड थे। ओके, अब ये मॉडिफाई किया गया है और ये अमेंड किया गया है तो उनके पास जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड भी दे दिया गया है। यानी अब खाली एक ही ग्राउंड है जिसमें आरओसी फाइल नहीं करेगा और लॉजिकली सिंपल है एसआर। अगर कंपनी ने एसआर पास किया तो हु विल फाइल द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप? इट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, नॉट आरओसी। तो एक्सेप्ट दैट, यानी आरओसी के पास जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड भी आ गया है। यानी आरओसी का लग रहा है भाई यार ये 3 में फिट नहीं हो रहा है, लेकिन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है टू वाइंड अप। भाई एकदम आराम से वाइंड अप कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। ओके, ये नहीं इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही सर। ओके, फ्रॉड वर्ड का किस्सा नहीं हो रहा है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न 5 साल के लिए उन्होंने भरे हुए, कोई सब कुछ भरे हुए, लेकिन ये जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है सर, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। ओके, ये जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। ओके, इस केस में अपन वाइंडिंग अप का पिटीशन फाइल किया जा सकता है आरओसी का। देखो वाइंडिंग अप का ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करेगा, पिटीशन कौन फाइल कर सकता है? ये है ट्रिब्यूनल ने पास करना या नहीं करना, लेट ट्रिब्यूनल डिसाइड, वी विल नॉट डिसाइड दैट वन।
बट वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर के लिए पेटिशन फाइल करने का ग्राउंड जस्ट एंड इक्विटेबल मिल गया भाई। यानी अगर आरओसी को ये 3 ग्राउंड नहीं भी मिले और उसको लगे ये 3 में नहीं फिट हो रहा है, फिर भी वो जस्ट एंड इक्विटेबल है, तो भाई गो फॉर इट, आरओसी कैन डन। ये एक अमेंडमेंट आया हुआ है। ओके, ये भी मेरे जनवरी और फरवरी वाले बैचेस में कवर्ड है। और इसके बाद वाला सेक्शन 406 दिस इज कवर्ड, निधि वाला कंप्लीटली कवर्ड है। तो निधि वाले में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। निधि का मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है, वो सेपरेट लेक्चर आपने, उसके अंदर मैंने अमेंडमेंट सब कुछ कवर कर लिया है मालिक, अमेंडमेंट के साथ में सब कुछ कवर किया हुआ है। तो निधि कंपनी के सारे रूल्स उसमें कवर्ड है मालिक। तो निधि के इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। निधि का सेकंड अमेंडमेंट रूल भी सारा का सारा कवर्ड है। ओके जी, बस दैट्स इट। ये हो गया तेरा सेक्शन ए, यहां तक की अपनी कहानी खत्म। ओके, तो यानी अब आप अपने लिए पर्टिकुलर पॉइंट है, कंपनी एक्ट का अमेंडमेंट खत्म हो जाता मालिक। ओके, एंड आफ्टर कंपनी एक्ट नाउ विल बी आई विल बी रिकॉर्डिंग ए नेक्स्ट लेक्चर फॉर सिक्योरिटी लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ। वो अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, जिसके अंदर भी आपको अगर याद होगा ईसीबी अपना मेजर कवर है। यानी भले पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस बहुत बचे होंगे, लेकिन ईसीबी का मेजर पेजेस है। तो अपना ईसीबी कवर हो गया है। अपने को सिर्फ और सिर्फ, यानी अगले लेक्चर में और एक जो रिकॉर्ड करूंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आईबीसी पे ध्यान देना है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, वही एक मेजर है। बाकी बाकी कवर हो चुका मालिक। सो टेक केयर, डू हार्ड वर्क, स्टडी हार्ड। ओके, फोकस करो। और बहुत सारे मैसेजेस जो आते हैं कि सर ये फ्रस्ट्रेशन होता है, वो होता है, इंस्टीट्यूट सुन क्यों नहीं है, तुम सुनाने की कोशिश मत करो। एकदम सिंपल एग्जांपल है। ओके, यू कांट कंट्रोल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्लीज डू अंडरस्टैंड। मैं क्या कर सकता हूं वो आप देखो, मैं बाहर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं जीएसटी का रेट कम होना चाहिए, मेरा मन कर रहा है यार, इतना जीएसटी भर भर के थक रहा हूं मैं थक रहा हूं। ओके, क्या कम हो रहा है मेरे सुन रहे हैं क्या वो लोग? नहीं कर रहा, इसका मैं फ्रस्ट्रेशन थोड़ा लगाऊं, ये क्या है जीएसटी में इतना अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये ला रहे हैं अभी इतना परसेंटेज, ये परसेंटेज। ऐसा नहीं होता भाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सर इंस्टीट्यूट नहीं सुन रही है, ये नहीं सुन रही है, अरे क्या मजाक कर रहे हो यार? अगर ऐसे हर एक जन का सुनने लग गया तो आप इमेजिन करो ना यार, एक प्रोटोकॉल की तरह सुना जाएगा ना, अगर सुनना भी है तो। ओके, आप प्रैक्टिकली सोचो तो आपने क्या करना चाहिए भाई, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, 21 तारीख को एग्जाम हुई तो देंगे, नहीं हुई आगे पीछे हुआ देखेंगे ना यार। एनवायरमेंट मेरा अकेले के लिए थोड़ा ना है यार, सबके लिए सिनेरियो हो रहा है। आप खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्योंकि आप खुद चाहते हो कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आपका कारण है, बिकॉज यू वांट टू कंट्रोल एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच इज नॉट इन योर हैंड। ओके, तुम कोशिश कर। अरे यार, प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली अपन है ना पंचायती, सोशल मीडिया से दूर रहो भाई। भाई इतनी पंचायती होती है, ये सब कुछ होता है, हेडेक मत करो यार, अपना पढ़ाई करो यार। सीए बनना बहुत जरूरी है, बस ये याद रख भाई। अपना पहला टारगेट एक ही है, सीए बनो, उसके बाद जितनी लड़ाई लड़ लेंगे यार। तो सीए बनने के लिए पढ़ाई और हार्ड वर्क। सर कितना फ्रस्ट्रेशन है, अरे तो तेरे अकेले का है क्या? मेरा भी है ना। अरे मैं तुमको क्या बताऊं, मतलब एग्जांपल मैं भूल भी नहीं सकता। कल करप्ट हुआ, मेरा दिमाग खराब हुआ, और इसमें भी वन ऑफ द स्टाफ, मतलब अपने एकदम खास पंटर है, उसमें अभी कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं भाई। और वन ऑफ द मतलब मेजर स्टाफ जो मेरा बहुत मेजर काम करता है यार, मेरे तो और मतलब यार मेरे को ही समझ, अभी कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब अभी क्या है, ऐसा मेजर फीवर कुछ इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद उससे कोविड से गया हुआ। प्रॉब्लम यह है कि वो स्प्रेड ना हो, और इसीलिए मेरे को कंसर्न है ना। सो सर अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, कोविड ओवर का, अरे भाई प्रोटोकॉल फॉलो करो, कितनी बार मैं समझा रहा हूं, इवन इधर भी फॉलो कर रहा हूं। तो अभी मैंने क्या किया, आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बता दूं, तो स्ट्रेस लेवल ऐसा सब जन का नहीं होता। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, ट्राई टू डू व्हाट यू कैन डू, दैट्स इट। भाई मैं सुबह 7 बजे आया हूं, मैं कितने टाइम बाद मैं सुबह 7 बजे लेक्चर ले रहा हूं भाई। इट्स ओनली बिकॉज कि मेरे को ये फटाफट करना था यार, अपडेट करना था यार, काम हो जाए अपना काम। तो टेक केयर बॉस, अपनी पढ़ाई करो, मजे करो, चिल मारो और रिलैक्स रहो बस।